हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट माई एसक्यूएल सीखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर करूँगा कि ये वीडियो मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने जितनी भी अपनी इस चैनल पे वीडियोस बनाई हैं, मोस्टली मैंने माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ किया। फिर वो चाहे जावा से रिलेटेड वीडियोस हो, चाहे पाइथन से रिलेटेड वीडियो हो, जेएसपी हो, सर्वलेट हो, स्प्रिंग हो, हाइबरनेट हो, स्प्रिंग बूट हो, इतने सारे मैंने ट्यूटोरियल बना डाले। लेकिन वो सारे माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। मतलब हाँ, एक दो ट्यूटोरियल ऐसे होंगे जो माई एसक्यूएल को नहीं यूज़ कर रहे होंगे, बट हाँ, जहाँ भी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी मैंने वहाँ पे माई एसक्यूएल ही यूज़ किया है। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि सर माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कैसे करते हैं, बेसिक क्वेरीज कैसे चलाते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मेरे पास आ रही थी। तो मैंने कहा यार चलो एक काम करते हैं, एक एक लोग की क्वेरी कहाँ सॉल्व कर पाएंगे। वैसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैसेज में चैट भेजना, चैट में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना ट्रिकी होता है, थोड़ा दिक्कत होती है और टाइम टेकिंग भी होता है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक वीडियो बना देते हैं माई एसक्यूएल की फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और उसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं और बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट माई एसक्यूएल क्वेरीज को भी, डेटाबेस क्या होता है, क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरीज को चलाते कैसे हैं, माई एसक्यूएल वर्क कैसे करता है, इंस्टॉल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको डिट्टो बताई हुई हैं। इंसर्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट सब कुछ बताई होंगी। और सारी टेक्निक्स भी मैंने बताई कि कैसे आप काम करोगे। बस एक चीज़ मैं छोड़ा हूँ, बाद में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाहे जावा डेवलपर हो, पीएचपी डेवलपर हो, पाइथन डेवलपमेंट कर रहा हो, जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट कर रहा हो, क्योंकि ये डेटाबेस की वीडियो है। डेटाबेस डेटा स्टोर करता है, तो डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो सबको देखनी चाहिए। अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तब भी आपको ये देखनी चाहिए, आप डेवलपमेंट कर रहे हो तब भी ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, या आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। बहुत सारी, एक ही वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करके रखी हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं लेनी है। बस आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो पूरा वॉच कर लेना है टिल मैं सब कुछ सिखाऊंगा। बेसिक से डेटाबेस क्या होता है, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे सारी चीज़ आपको समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के सब कुछ समझाता हूँ। चले बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और फिर आपको ट्यूटोरियल कंटिन्यू करना। चैनल सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे हो पाएंगी, ठीक है। चलिए आप चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कंप्लीट माई एसक्यूएल इन वन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग कंप्लीट माई एसक्यूएल की सारी चीज़ें देखेंगे। क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे पाइथन डेवलपर हो, चाहे जावा डेवलपर हो, चाहे पीएचपी डेवलपर हो, या आप कोई भी लैंग्वेज से डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो माई एसक्यूएल आपको कहीं ना कहीं आनी चाहिए। माई एसक्यूएल की क्वेरीज एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेरीज हैं वो RDBMS बेस्ड होंगी, मतलब RDBMS बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट बेस्ड क्वेरीज होंगी। तो ये सारी क्वेरीज वो सारे डेटाबेस में यूज़ हो सकती हैं, या सिमिलर टाइप की क्वेरीज वो सारे डेटाबेस में यूज़ हो सकती हैं, जिसमें मतलब जो डेटाबेस RDBMS वाले हैं, जैसे ओरेकल हो गया, उसमें भी सिमिलर टाइप की क्वेरीज यूज होंगी। माइस्क्यूएल में तो होंगी, एसक्यूएल सर्वर में तो होंगी। तो जो आप सीखोगे वो आपके लिए बेकार नहीं जाने वाला है, ठीक है। आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्या क्या सीखेंगे, चलिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा, तो वो चीज़ आपको देखने वाली है कि भैया क्या चीज़ आपको मिलने वाली है इस वीडियो से। अगर आप टाइम दोगे तो क्या चीज़ सीखोगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज माई एसक्यूएल। अगर भैया डेटाबेस क्या है समझ में आ गया, तो हमें ये पता होना चाहिए माई एसक्यूएल क्या होता है। एंड देन हम सिखाएंगे वर्किंग ऑफ माई एसक्यूएल, ठीक है। हम यहाँ पे वर्किंग ऑफ माई एसक्यूएल समझेंगे कि भैया माई एसक्यूएल कैसे वर्क करता है। इससे पहले हम लोग समझ चुके होंगे कि माई एसक्यूएल क्या है, उसके बाद हम लोग वर्किंग ऑफ माई एसक्यूएल समझेंगे। जब भैया वर्किंग ऑफ माई एसक्यूएल समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से, देन हम लोग मूव करेंगे माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन पे। माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन भी हम लोग समझ लेंगे परफेक्टली। देन हम लोग आगे मूव करेंगे कि भैया डेटाबेस ऑपरेशंस कैसे करेंगे। जब हमारा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा माई एसक्यूएल,
तब हम जाके ये सीखेंगे कि भैया डेटाबेस ऑपरेशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस ड्रॉप कैसे करते हैं, डेटाबेस को रीनेम कैसे कर सकते हैं, या किसी भी डेटाबेस को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि MySQL का आर्किटेक्चर हम लोग समझ चुके होंगे ऑलरेडी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टेबल पे ऑपरेशंस कैसे करेंगे, ठीक है, टेबल पे ऑपरेशंस कैसे करेंगे। डेटाबेस के बाद हम यहाँ पे टेबल के ऑपरेशंस की बात मैं करूंगा, ठीक है। तो टेबल को क्रिएट करना, टेबल को ड्रॉप करना, ऑल्टर करना, ये सारी चीज मैं आपको विद क्वेरी बताऊंगा। देन उसके बाद हम सेलेक्ट ऑपरेशन आपको बताएंगे। सेलेक्ट ऑपरेशन में आपका सेलेक्ट हो गया, अब इसमें सेलेक्ट वेर क्लॉज हो गया, डिस्टिंक्ट वाले क्लॉज होंगे, या फिर एंड और नॉट वाले क्लॉज हो जाएंगे, बिटवीन, इन, लिमिट, ये सारे क्लॉजेस हो जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट है सर्च वगैरह में यूज होता है जिसका नाम है लाइक क्लॉज, लाइक बताएंगे। एंड देन लास्ट में हम फॉरेन की एंड जॉइंस आपको बता के ये वीडियो एंड करेंगे। सारा वीडियो में सारी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड पे होंगी। जो लेफ्ट में पार्ट है वो मोस्टली थ्योरेटिकल होगा, लेकिन चीजें समझ में आएंगी तभी आप क्वेरीज को चला पाओगे। वो भी थ्योरेटिकल नहीं है, इतनी चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में कवर करूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटाबेस। एक बार हमें डेटाबेस समझ में आएगा कि भैया डेटाबेस एक्चुअली है क्या, क्यों हम लोग यूज करें, क्यों कोई जावा प्रोग्रामर, क्यों कोई पाइथन प्रोग्रामर, मतलब आप कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा ना। एक बार दिमाग में आएगा कि भैया क्यों मैं डेटाबेस यूज करूं, तो इसमें हम लोग यही आंसर ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, आसपास से सर्च करेंगे, यूं भैया क्यों डेटाबेस यूज करें। देन जब मुझे आंसर मिलेगा कि भैया इसलिए मुझे डेटाबेस यूज करना चाहिए, देन हम लोग आगे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस एक्चुअली है क्या। तो फ्रेंड्स अगर हम डेटाबेस डिफिनीशन की बात करें कि डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। दैट मीन्स डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपका BSc मीडिया प्लेयर हो गया, या हम लोग कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो एग्जैक्टली जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वैसे ही डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर ही है और कुछ नहीं है। अगर हमको ये लग रहा है कि भैया कुछ नई चीज़ है डेटाबेस, तो ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वैसे ही हमारा डेटाबेस भी एक सॉफ्टवेयर है जो अपने अंदर बेसिकली आपका डेटा रखेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है, अपने अंदर डेटा को स्टोर कर लेगा, लेकिन डेटा को स्टोर करता है इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब क्या है, मैनर मतलब कि वो एक अच्छे तरीके से डेटा को स्टोर करेगा, जिससे आप डेटाबेस पे ऑपरेशंस बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब बहुत सारे लोगों को डेटाबेस ऑपरेशंस का मतलब समझ नहीं आता, तो सबसे पहले ये समझिए कि भैया ये किस लिए डेटा को अच्छे से रखेगा, सो इट बिकम इजी टू मैनेज द डेटा। इसलिए सॉफ्टवेयर हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं कि भैया अगर हम डेटा स्टोर कर देंगे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम उस डेटा को मैनेज कर पाएं। अब मैनेज करने का मतलब है कि आप डेटाबेस को कितने आसानी से रख सकते हो, कितने आसानी से आप निकाल सकते हो वहां से, कितने आसानी से आप चेंजेस कर सकते हो, या कोई डेटा नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो। तो ये सब आप अगर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज करोगे डेटा को स्टोर करने के लिए, तो आप बहुत आसानी से ये सारे काम कर पाओगे। इसीलिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जिससे की हेल्प से हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस बहुत आसानी से कर सकें। क्योंकि जब तक आपके पास छोटा डेटा होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाएगा, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप उस पर ऑपरेशंस कर पाओ, ठीक है, उसको प्रोसेस कर पाओ, ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओ, या कोई डेटा आपको पर्टिकुलरली सर्च करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ये सारा काम आपका डेटाबेस आसान बनाएगा। अब आसान कैसे बनाता है, बहुत सारे तरीके डेटाबेस के पास आसान बनाने के लिए। जैसे डेटाबेस आपको एक SQL क्वेरी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करेगा जिसपे आप क्वेरी लगा के काम कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर डेटा निकाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर रो अपडेट कर सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स डेटाबेस आपको प्रोवाइड करेगा। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर मैंने बताया, तो अगर सॉफ्टवेयर है डेटाबेस, तो मार्केट में कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या नाम है उनका, तो ऐसे करके डेटाबेस बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं मार्केट में, जावा, पाइथन, सी शार्प, ऐसे करके। उसी तरह डेटाबेस के सॉफ्टवेयर भी बहुत हैं। जैसे अगर बात करूं तो MongoDB हो गया हमारा, पोस्टग्रेस हो गया हमारा, पोस्टग्रेस SQL, उसके बाद हमारा Oracle DB हो गया, या हम लोग जो MySQL पढ़ रहे हैं वो भी, ठीक है, वो भी हमारा हो गया। तो ऐसा करके n नंबर ऑफ डेटाबेसेस हैं। और डेटाबेसेस मोस्टली दो तरीके के होते हैं, एक RDBMS होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो फॉलो करते हैं, और एक नॉन रिलेशनल मतलब वो डॉक्यूमेंट बेस्ड होंगे, ठीक है। तो रिलेशनल मतलब जिसके अंदर सारी चीजें टेबल्स के फॉर्मेट में होती हैं, तो ये
जो पोस्टग्रेस, ओरेकल और माइस्क्वेल मैंने 3 राइट साइड के लिखे हैं, दीज आर RDBMS, बट जो MongoDB है ये RDBMS नहीं है, ये डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है या नो एसक्यूएल डेटाबेस जिसको हम लोग बोलते हैं। सो आई थिंक आप लोग समझ गए। बस ये सबका काम है क्या, इन सब का काम है डेटा को स्टोर करके रखना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जिसकी हेल्प से आपको आसानी होगी डेटा को मैनेज करने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम और लूंगा। अब टाइम किस लिए लूंगा ये चीज समझिए, टाइम लूंगा चीजों को समझाने के लिए। किसे समझाने के लिए? चीजों को मैं अभी और आपको समझाऊंगा कि डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि अगर आप एक बार डेटाबेस समझ जाओगे तो आप सारे ऑपरेशंस कर पाओगे। अगर आप डेटाबेस ही नहीं समझ पाओगे तो आप सारे ऑपरेशंस नहीं कर पाओगे। तो चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम है, ठीक है, हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब आप लोग समझोगे कि भैया ये जावा का प्रोग्राम है, तो मैं जावा का ही प्रोग्राम का एग्जांपल नहीं लूंगा। इट इज एनी प्रोग्राम, कोई भी ये प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, छोटा बड़ा। जावा का प्रोग्राम हो सकता है, ये पाइथन का प्रोग्राम हो सकता है, ये या आपका या PHP की स्क्रिप्ट हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। बट आप अभी समझिए ये एक सिंपल प्रोग्राम है किसी भी लैंग्वेज का। अब हर एक प्रोग्राम के 2 काम होते हैं, मतलब हर एक प्रोग्राम सिर्फ 2 चीज़ें कर सकता है। क्या क्या? सबसे पहली चीज़, ये डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर सकता है। और स्टोर करने वाली एंटिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, बट ये टेम्परेरी डेटा स्टोर होगा, परमानेंट नहीं। टेम्परेरी मतलब जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे तब तक रैम के अंदर डेटा को ये स्टोर करके रखेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे प्रोग्राम बंद होंगे आपका डेटा चला जाएगा वो, ठीक है। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं डेटा को। जो डेटा को ये रखेंगे उसको ये प्रोसेस भी करेंगे। दैट मीन्स प्रोसेस करने का जो टास्क होगा, इसको हम लोग टास्क बोल सकते हैं, काम, ऑपरेशन, उसको हम मेथड्स के फॉर्म में या फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हम मेथड्स और फंक्शन बनाते हैं डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। अब ये सारा काम डेटा जो भी स्टोर कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने डेटा पे, तो डेटा की जो भी प्रोसेसिंग होगी वो टेम्परेरी होती है रैम के अंदर। लेकिन अब हम लोग, जैसे मान लो आज साइन अप मैंने किया कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे, तो हमारा डेटा तो परमानेंट स्टोर हो जाता। तो डेटा, कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, टेम्पररी डेटा को रखता है अपने अंदर। बट अगर मुझे परमानेंट रखना हुआ प्रोग्राम, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दूसरा सॉफ्टवेयर, दैट इज आवर डेटाबेस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अपने अंदर इंस्टॉल, अपने प्रोग्राम के या अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। अब ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर वो सारी चीज़ हो सकती है जो मैंने आपको सिखाई थी, जैसे ये MongoDB हो सकती है, ये MongoDB हो सकती है जो अभी हम लोग देखा था, या ये MySQL हो सकता है जो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है, या फिर ये ओरेकल का डेटाबेस हो सकता है, या कोई भी डेटाबेस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर कोई भी यूज करो, बट ये सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। अब होगा क्या, डेटाबेस आपने इंस्टॉल कर लिया, देन अब हमारा ये प्रोग्राम क्या कर सकता है, डेटा को इस डेटाबेस में स्टोर कर सकता है। तो अब होगा क्या, सपोज जब तक इस प्रोग्राम चला तब तक इसने प्रोसेसिंग वगैरह की, सारे डेटा को टेम्परेरी रखा। बट जब ये प्रोग्राम बंद हो रहा था तो इसने क्या किया, उसी डेटा को उठा के यहाँ पे परमानेंट स्टोर कर दिया। अब डेटा तो आपका बचा रहेगा, डेटा तो जाएगा नहीं, क्योंकि डेटाबेस का काम तो है परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज। तो अगर यहाँ पे लिख सकते हो परमानेंट, परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो परमानेंट स्टोरेज। तो परमानेंट स्टोरेज कर लेगा, कौन कर लेगा, डेटाबेस कर लेगा। एंड देन जब हमारा प्रोग्राम दोबारा चलेगा, देन हमारे उसी डेटा को ये यूज करके फिर से निकाल के क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो डेटाबेस का काम सिर्फ डेटा को रखना। प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, डेटा को रख देगा, परमानेंटली डेटा रखा रहेगा, सेव रखा रहेगा। एंड देन हम जब जरूरत पड़ेगी तो अपने प्रोग्राम से उसको निकाल सकते हैं। तो MySQL डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेटा, और डेटा हमको पता है, डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट किसका, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊं, तो हम लोग सपोज किसी के पास शॉप है, तो सपोज बाइक की शॉप है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली में क्या हुआ, मुझे एक बाइक लेनी थी, तो मैं गया दुकान पे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे दुकान है और मैं गया, सच में मैं गया यहाँ पे दुकान के, मैंने TVS की बाइक खरीदी, तो मैं यहाँ पे दुकान पे गया, ठीक है। अब दुकान पे यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे जो एजेंट थे ना, वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ समझाई, और बहुत सारी बाइक लगी भी थी, ऑलमोस्ट कम से कम 50 बाइक यहाँ पे लगी थी। लेकिन मैंने जब एक बाइक सेलेक्ट किया, तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझे ये बाइक जो खड़ी यही दोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक शोरूम है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे, ठीक है, मेरा एक गोदाम है। उन्होंने कहा मेरा एक स्टोरेज है, गोदाम है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा। वहाँ कम से कम स्टॉक रहता है 1000 बाइक्स का, ठीक है, 1000 बाइक्स का, 1000 या 1000 बाइक का
स्टॉक रहता है सिर्फ एक बाइक का, तो हज़ार बाइक आती रहती जाती रहती वहाँ पे। और ये हम क्या करेंगे, आपको नई बाइक यहाँ इस गोदाम से लेके आएंगे और आपको बढ़िया फिनिश करके देंगे। तो मैंने बोला यार यहीं पर रख लेते, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए टेम्प्रेरी चीज़ें रखी हैं, परमानेंट चीज़ें हमारे गोदाम में रखी हैं, यहाँ पे रखी हैं, और वो स्टोर है, कोई दिक्कत नहीं, वो परमानेंट स्टोर है। तो मैंने फिर वो चीज़ समझा कि अच्छा ये इनका डेटाबेस है, जो स्टोर है ये इनका डेटाबेस है, यहाँ पे वो परमानेंट हमेशा के लिए स्टोर करके रखे हैं गोदाम। और आगे जो है इनका प्रोग्राम है, ये इनका क्या है, ये इनका प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो आगे फ्रंट इनकी बिल्डिंग थी, जहाँ पे इनकी दुकान थी या शॉप थी, वो इनका प्रोग्राम था। जब इनको जरूरत पड़ रही थी तो डेटा को रख दे रहे थे, जब जरूरत पड़ रही थी तो वहाँ डेटा को ला दे रहे थे। एंड बाइक्स वगैरह क्या थी, इनकी डेटा थी। सो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा डेटा एक्चुअली है क्या, व्हाट इज डेटा एंड हाउ टू प्रोसेस दैट डेटा, और हमें क्यों जरूरत है, क्या क्यों पढ़नी चाहिए डेटा को। आई थिंक समझ में आ गया होगा परफेक्टली, पक्का। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज MySQL। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो हमें ये पता होना चाहिए कि MySQL क्या होता है, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि MySQL एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस भी समझ में आ गया कि डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा को रखेंगे। अब डेटा कोई नहीं समझ में आ रहा है तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ भैया, तो डेटा का मतलब होता है जैसे मेरा नाम है, मेरी प्रोफाइल है, मेरी डिटेल्स हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा डेटा है। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, सिटी, वो सब डेटा है। तो ये चीज स्टोर करने के लिए हम लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं परफेक्टली, और MySQL उसी में से एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज करेंगे परफेक्टली। अगर बताऊं तो यहाँ पे MySQL एक पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है रिलेशनल मैनर में, ठीक है। तो पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज टू हैंडल डेटा इन रिलेशनल मैनर, एक बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि हैंडल किया जाता है ओरेकल कंपनी के द्वारा। अगर आपको नहीं पता तो ओरेकल एक कंपनी है जो इस डेटाबेस को हैंडल करती है, ठीक है। ओरेकल डेटाबेस भी है उसका, लेकिन ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, जो कि कौन हैंडल करता है, ओरेकल नाम की कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है जिसने जावा बनाई है परफेक्टली, ठीक है। तो ये हैंडल कर रही है और ये एक पॉपुलर डेटाबेस है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करोगे, लेकिन किस मैनर में, रिलेशनल मैनर में या रिलेशन मैनर में। रिलेशनल मैनर, यहाँ पे आप रिलेशनल लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, रिलेशन भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा। अब रिलेशनल मैनर का मतलब है कि इसका एक पैटर्न है। व्हाट इज दैट पैटर्न, क्या पैटर्न ये फॉलो करता है। तो मैं अगर बताऊं तो ये जो MySQL सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। कुछ भी रखोगे तो आपको टेबल के फॉर्म में ही डेटा रखना होगा। अब सपोज मुझे यहाँ पे यूजर की डिटेल रखनी थी, तो मैंने एक टेबल बना ली यहाँ पे, यूजर टेबल, एंड मुझे रखनी थी यहाँ पे एक यूजर टेबल रखनी थी, तो सपोज मैंने यहाँ पे यूजर टेबल बना ली, ठीक है, यूजर टेबल बना ली। एंड सपोज मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल रखनी है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट टेबल बना ली, प्रोडक्ट, ठीक है। और सपोज मुझे यहाँ ऑर्डर टेबल रखनी है, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर टेबल बना ली, परफेक्ट है। तो अगर मुझे कुछ भी करना है तो MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ आपको डेटा के ही फॉर्म में करना होगा, दैट मीन्स SQL वगैरह के ही फॉर्म में करना होगा, विदाउट टेबल के फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि ये RDBMS है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस RDBMS है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो ये सारा काम टेबल्स के फॉर्मेट में ही करेगा। और हमको पता है हर एक टेबल के पास दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो ये हमारे बेसिकली रोज हैं और ये हमारे बेसिकली कॉलम्स हैं, ऊपर वाले कॉलम्स हैं, और अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो रोज हैं। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। चलिए अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टेबल्स क्या हो सकती हैं, ये टेबल्स आपस में कनेक्टेड भी हो सकती हैं। दैट मीन्स हम यूजर को प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्डर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इफ वी वांट। अगर हमको जरूरत पड़ गई तो हम लोग टेबल्स को आपस में इंटर कनेक्ट भी कर सकते हैं फॉरेन की वगैरह से, ठीक है। और फिर बाद में 2-3 टेबल से ज्वाइन करके डेटा भी निकाल सकते हैं एक साथ। कोई जरूरी नहीं सारी टेबल इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए, डिपेंड कर सकती हैं एक दूसरे पे, टेबल्स को हम लोग इंटर लिंक्ड कर सकते हैं। सो अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा को स्टोर किस फॉर्मेट में करेंगे, डेटा को हमेशा स्टोर करना है आपको टेबल्स के ही फॉर्मेट में, मतलब जो मैंने यहाँ पे समझाया टेबल्स के फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर करोगे। चलो भाई अब देखते हैं MySQL वर्क कैसे करता है। तो MySQL वर्क कैसे करता है ये चीज समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और देखते हैं MySQL कैसे वर्क करता है। क्योंकि भैया ये तो समझ गए कि भैया एक सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर है तो ये कैसे काम करता है ये चीज हम लोग को समझनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ये चीज समझते हैं MySQL, हाउ MySQL वर्क्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हमें मिलती है दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें, सबसे पहली एक क्लाइंट और दूसरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। या अगर मैं उल्टा बोलूं तो सबसे पहले मुझे मिलती है डेटाबेस सर्वर, सबसे पहले मुझे मिलेगी डेटाबेस सर्वर फर्स्ट थिंग। दूसरा मुझे मिलेगा डेटाबेस क्लाइंट, डेटाबेस क्लाइंट बोल सकते हो या कमांड लाइन क्लाइंट मिल सकते हो। ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अच्छा एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये समझना बहुत जरूरी है।
जैसे ही आप MySQL सर्वर को इंस्टॉल करोगे, क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, जैसे ही हम लोग अपने सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो हमें दो चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। एक मिल जाएगी यहाँ पे डेटाबेस सर्वर, तो ये DB सर्वर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये मुझे मिल जाएगा DB सर्वर, परफेक्ट है। और एक मुझे कमांड लाइन क्लाइंट मिल जाएगा। ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, एक डेटाबेस सर्वर और डेटाबेस क्लाइंट। इसको हम लोग DB क्लाइंट भी बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कमांड लाइन क्लाइंट बोल दें। ये बेसिकली डेटाबेस का क्लाइंट है, तो DB क्लाइंट भी हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो दो सॉफ्टवेयर हमको फ्री में मिल जाएंगे। आपको MySQL इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। क्या इंस्टॉल करना है, MySQL इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है बस मैं नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको दो चीज़ें मिल गई, अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब आपको दो चीज़ें मिल गई, देन हम लोग क्या कर पाएंगे, देन हम लोग, आप सिंपली इन दोनों का काम क्या है ये चीज़ समझिए। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का काम है यहाँ पे डेटा को स्टोर करना फिजिकली, डेटा आपका यहाँ पे स्टोर होगा। और क्लाइंट का काम है यूजर से इंटरेक्ट कराना इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं, सो हम लोग डायरेक्ट, ये हम हैं, और हम लोग डायरेक्ट इस यहाँ पे सर्वर को नहीं कांटेक्ट कर सकते, डेटाबेस सर्वर को। और मेन डेटा यहाँ पे आपका रखा होगा, या आपका डेटा रखा होगा, टेबल वगैरह यहाँ पे बनी होंगी, ठीक है, टेबल वगैरह यहाँ पे बनी होंगी। सो यहाँ टेबल बनी होगी, यहीं सब कुछ डेटा रखा होगा, मतलब यहीं पे मेन चीज रखी हुई है। ये खाना खाना है तो समझ लो खाना यहाँ पे रखा है, बट आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो, सर्वर को डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकते हम। सर्वर को कांटेक्ट करने के लिए आपको मिला हुआ क्या, आपको कमांड लाइन क्लाइंट मिला हुआ। सो आपको कुछ भी करना है तो आप कमांड लाइन क्लाइंट से बोलिए। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट आपकी बात पहुंचा देगा कहाँ तक, क्लाइंट आपकी बात पहुंचा देगा डेटाबेस सर्वर तक। तो सपोज हमने क्या किया, सपोज हमने यहाँ पे डेटाबेस क्लाइंट को यहाँ पे कुछ बोला, जैसे मुझे कोई डेटा चाहिए तो सेलेक्ट करके बोला, और उस बोलने को हम लोग, जो भी क्वेरी हम लोग लिखेंगे तो उसको बोलते हैं SQL। मुझे एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा पर्टिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो अगर हम लोग वो फॉलो करके यहाँ पे कुछ लिखेंगे, क्योंकि हम लोग लिख यहीं पे सकते हैं, क्लाइंट पे लिखेंगे, तो ये क्लाइंट क्या करेगा, ये सिंपली एक रिक्वेस्ट भेज देगा आपके डेटाबेस सर्वर को, क्वेरी भेज देगा डेटाबेस सर्वर को। और डेटाबेस सर्वर के पास यहाँ पे इंजन होता है, क्वेरी इंजन, यहाँ पे क्वेरी इंजन होता है। वो क्वेरी इंजन उस क्वेरी को समझेगा, दैट मीन्स क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी रिजल्ट होगा या प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग करेगा, एंड देन वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट वापस भेज देगा, और आपको सिंपली यहीं पे डेटा दिखेगा। ये चीज आप नहीं देख सकते ना, इससे कांटेक्ट कर सकते, क्लाइंट से ही आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और ये है कमांड लाइन क्लाइंट, दैट मीन्स यहाँ पे आप कमांड्स देके काम करोगे, क्वेरीज लिखोगे, यहाँ पे आप सारा काम कमांड दे के ही काम करोगे। बट अगर आपको जरूरत है, सो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल अ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप चीजें दिखेंगी, यहाँ पे आप बटन्स देख सकते हो, यहाँ पे आप टेबल क्रिएट का ऑप्शन देख सकते हो, क्लिक कर सकते हो, सारे डेटाबेसेस वगैरह देख सकते हो। तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये था कमांड लाइन। काम वही करेगा, बट यहाँ पे कमांड टाइप के करोगे, कमांड टाइप करके करोगे, और यहाँ पे अगर डिलीट करना हुआ तो आप इस पे डायरेक्ट बटन को क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। और अगर एक बार बटन क्लिक कर दिए तो अपने आप से ऑटोमेटिक क्वेरी क्रिएट होगी और डेटाबेस सर्वर को चली जाएगी। सर्वर बोलना ज्यादा बेटर है, ठीक है, डेटाबेस सर्वर को चली जाएगी। सर्वर पे क्वेरी इंजन जो है वो डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। अब डिलीट की क्वेरी थी तो डिलीट कर देगा, एंड देन ये आपको बता देगा कि भैया 1 रो डिलीटेड या 1 रो, ऐसे करके आपको आंसर दे देगा। सो आप क्या कर सकते हो, GUI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं आपको MySQL इंस्टॉल करते समय ही मिल जाएंगे। एक डेटाबेस सर्वर मिल जाएगा, सर्वर ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डेटाबेस क्लाइंट आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको GUI के मतलब इसमें काम कर रहे हैं, आपको क्वेरीज खुद से नहीं टाइप करनी है, देन आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। इन सॉफ्टवेयर के मैं एक दो नाम भी आपको बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ लोग यूज़ करते हैं, जैसे वर्कबेंच एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में आप PHP MyAdmin यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस MySQL क्लाइंट, या फिर आप MySQL योग वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या आपके पास बहुत सारे ऐसे करके सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ GUI क्लाइंट। ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं पता। सपोज यहाँ से मैंने कोई डेटा यहाँ पे डाला, कमांड से मैंने क्वेरी चलाई कि भैया डेटा इंसर्ट कर दो, यहाँ पे डेटा आ गया। अगर वो डेटा मैं GUI से डिलीट कर दूं तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि कमांड सेम सर्वर को क्या कर रहे हैं, सेम सर्वर को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कोई डेटा यहाँ से डालोगे तो वो डेटा इसके लिए भी आ जाएगा, और कोई डेटा यहाँ से डिलीट करोगे तो वो डेटा इसके लिए भी आ जाएगा। तो क्लाइंट्स कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट सर्वर आपका एक ही है जो आपका फिजिकल डेटा स्टोर करेगा। सो आई थिंक कैसे MySQL वर्क करता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते, इस वीडियो को या इतने पार्ट को आप दोबारा देख सकते हो।
चीज़ों को समझने के लिए। अब ध्यान से देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो अब एसक्यूएल की थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब बेसिकली मुझे देखना है कैसे हम लोग माइस्क्यूएल अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि माइस्क्यूएल को हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड देन बाकी के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे डेटाबेस ऑपरेशन हो गया, जैसे टेबल क्रिएट का ऑपरेशन हो गया, चीज़ों को इंसर्ट करना हो गया, डिलीट करना हो गया, ड्रॉप करना हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि कैसे हम लोग को माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ब्राउजर ओपन है और गूगल ओपन है। यहाँ पे आपको आके सर्च करना है MySQL सर्वर, ठीक है, MySQL सर्वर डाउनलोड, ठीक है। तो आपको MySQL सर्वर डाउनलोड सर्च करना है। तो आपको सिंपली पहली जो वेबसाइट ओपन होगी dev.mysql.com, आप सिंपली इसको ओपन कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। और जो MySQL का लेटेस्ट वर्जन है वो 8.0.21 है, आप देख पाओगे जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हालांकि बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि ये अपडेट हो जाए, नया वर्जन आ जाए, तो कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होगी, आप नया वर्जन सिंपली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और सिंपली नीचे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेलेक्टेड है, आप अपने हिसाब से ओएस चूज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद सिंपली आपको गो टू डाउनलोड पेज पे क्लिक करना है, यहाँ से सिंपली हम लोग क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास देखो दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो यहाँ पे MySQL इंस्टॉलर वेब कम्युनिटी है और यहाँ पे MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी 8.1, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी ये वाला डाउनलोड करना है। तो सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये साइन अप लॉगिन मांग रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड क्लिक कर दीजिए, आपका डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे सिंपली ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको वेट कर लोगे, कंप्लीट हो जाने दो। मैंने ऑलरेडी सिंपली यहाँ पे देखो करके रखा हुआ ऑलरेडी, तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। मेरा देखो नीचे अभी मैंने जस्ट डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं जाऊँगा सो इन फोल्डर, मेरा यहाँ पे दिख जाएगा सेटअप, सिंपली राइट क्लिक करूँगा और इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। रन पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आप देखोगे इंस्टॉल होने लगेगा। तो वेट करूँगा भाई जब तक कि इंस्टॉल कुछ आगे मुझे प्रॉम्प्ट नहीं करता, तो इंस्टॉल करूँगा। और ये कम्युनिटी इंस्टॉलर चल रहा है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने में अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आप नेक्स्ट कर दीजिए, यस कर दीजिए और आपका इंस्टॉलर चालू हो जाएगा। अब ये जो इंस्टॉलर है आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, तो आपको सिंपली यही विंडो, ये वाली विंडो ओपन मिलेगी। सबसे पहले ये वाली विंडो ओपन मिलेगी, तो परेशान मत होइएगा, यही वाली विंडो ओपन होगी, चूज सेटअप टाइप। तो आपको यहाँ सिंपली कस्टम चूज करना है और नेक्स्ट कर देना है। कस्टम चूज करिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं फुल इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पे आप कस्टम चूज करके फिर आप चेंज कर सकते हो क्या क्या इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप कस्टम चूज करिए, नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे सिंपली आप देखिए एसक्यूएल सर्वर एक इंस्टॉल करिए। तो एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर 8.0 इंस्टॉल करिएगा। इस पर ओपन करके ये वाला सेलेक्ट करके एक वर्जन सिंपली इधर इसको पुश कर दीजिएगा, ठीक है। एक ये चीज़ इंस्टॉल करिएगा। दूसरी आप यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके वर्क बेंच इंस्टॉल करिएगा, वर्क बेंच, ठीक है। तो आप वर्क बेंच को भी एक इधर ले जाके सिंपली क्या कर दीजिएगा, इसको पुश कर दीजिएगा। तो बेसिकली मैं दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक है MySQL सर्वर, एक है वर्क बेंच। ये बेसिकली GUI है, ठीक है। अगर आप वर्कबेंच नहीं भी इंस्टॉल करोगे तब भी आपको कमांड लाइन क्लाइंट तो मिल ही जाएगा, बट आप वर्कबेंच भी इंस्टॉल कर लीजिए, ये GUI भी है। तो दोनों सॉफ्टवेयर बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इस तरफ से दोनों सॉफ्टवेयर को राइट में पुश करना। अभी यही दोनों सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल होंगे, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट कर देंगे और देखो रेडी टू इंस्टॉल है, सिंपली एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए इंस्टॉलिंग आ रहा है, हो सकता है डाउनलोड करें या कोई डिपेंडेंसी डाउनलोड करें, तो आप एकदम ही परेशान मत होइएगा, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ देखिए ये कंप्लीट हो गया सर्वर, वर्कबेंच भी इंस्टॉल हो रहा है। तो वर्कबेंच भी 8.0 इंस्टॉल हो जाएगा परफेक्टली, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इन दोनों को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिएगा, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको वर्कबेंच की, पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपको MySQL सर्वर 8 सर्वर की ही जरूरत है मैं, ठीक है। ये तो हमारा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट कर दीजिए, देखोगे सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये सेटअप मांग रहा है, तो आप स्टैंड अलोन MySQL सर्वर को चूज करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे कंप्लीट पूछ रहा है। पोर्ट ये कुछ कह रहा है ऑलरेडी यूज, हमारा पोर्ट ऑलरेडी यूज है 3306। तो आप पोर्ट चेंज भी कर सकते हो, इसको मैं 3307 पे ले जा रहा हूँ। देखो परफेक्टली चल गया, क्योंकि 3306 पे मेरा ऑलरेडी कुछ चल रहा है। तो आप देखोगे 3307 पे मैंने चेंज कर दिया। आप नहीं भी चेंज करोगे अपने सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सिंपली आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन में अपडेट था इसको आप यूज करिएगा, ठीक है। नीचे वाला मत यूज करिएगा, लेगेसी जो पुराने 5.x में यूज होता था, आपको ये यूज करना है। सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिए, बस याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। और सिंपली नेक्स्ट, यूजर को ऐड करना है तो यूजर भी ऐड कर सकते हो, बट अभी आप सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। और ये विंडो सर्विस नेम पूछ रहा है, तो आप चेंज करना चाहो चेंज करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए।
इतना काम आपका सिर्फ था। अब आपको बस वेट करना है, ये सारे स्टेप्स एक एक करके धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम अपने सर्वर को चला पाएंगे। ठीक है, सो बस वेट कर लेते हैं। देखो मेरे में देखो सारे सर्वर अपने आप से सारे टिक हो गए, फिनिश कर दूंगा एंड देन हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे एंड देन हम फिनिश कर देंगे। अब हमारे सिस्टम में वो सारी चीजें इंस्टॉल हो गई हैं, सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब अपना इंस्टॉलर हम क्या कर देंगे, सिंपली बंद कर देंगे, दैट्स इट। अब हमारे सिस्टम में सर्वर में इंस्टॉल है, क्या क्या इंस्टॉल है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है, नोटपैड और नोटपैड में मैं सिंपली आपको बता देता हूँ हमारे पास आ गया है MySQL सर्वर, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में समझाया था थोड़ी देर पहले, सर्वर। और यहाँ पे सर्वर जब इंस्टॉल किया तो आपके पास DB क्लाइंट भी आ गया, जिसको हम लोग कमांड लाइन क्लाइंट बोलते हैं, कमांड लाइन क्लाइंट बोलते हैं, ये चीज़ भी हमारे पास आ गया है। और एक मैंने एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वर्क बेंच, ये यूज़ होगा जब हम वो बनाएंगे, ठीक है, जब हम लोग बनाएंगे अपना GUI पे काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इन दोनों पे काम करेंगे। अब आप टेस्ट कैसे करोगे, तो इसको मैं पहले क्रॉस कर देता हूँ। टेस्ट कैसे करेंगे, आप सिंपली विंडो की पे क्लिक करोगे और यहाँ देखोगे ऑप्शन मिलेगा MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ सर्च करोगे, तो आपको MySQL डालोगे तो देखो MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, इसको ओपन करोगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, तो आप अपना वही वाला पासवर्ड डालिए, एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका सर्वर, यहाँ पे MySQL लॉगिन हो गया। अब हम सारे कमांड्स यहीं पे चलाएंगे। ये हमारा ब्लैक कमांड लाइन क्लाइंट है बेसिकली, जहाँ पे हम लोग क्वेरीज को लिखेंगे। उसके आगे सारा डेटा स्टोर होगा आपके सर्वर पे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 100 डेटाबेसेस की एक क्वेरी चलाई, तो ये क्वेरी यहाँ, ये रिजल्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्वेरी गई है डेटाबेस सर्वर पे, जो मुझे दिख नहीं रहा ना, मैं उसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। और डेटाबेस सर्वर पे क्वेरी का एग्जीक्यूशन हुआ, देन मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला। सो आई थिंक समझ गए। अब मूव करते हैं, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर वगैरह समझते हैं डेटाबेस का, और फिर हम क्वेरीज कौन कौन सी, ये सारी चीज़ हम लोग फायर करते हैं। तो आई थिंक इंस्टॉलेशन आपको समझ में आया। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं और अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे कुछ तो पता ही नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे कुछ तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो मतलब काफ़ी अजीब मतलब कि दुविधा है क्या लिखें, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा सबसे पहले अपने MySQL का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, देन हम लोग समझ पाएंगे कि इसके अंदर लिखें क्या। अब MySQL स्ट्रक्चर क्या होता है ये चीज़ समझाता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। MySQL का स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं कि MySQL का स्ट्रक्चर कैसे है, उसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं MySQL का स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले। तो अगर हम लोगों ने जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो बेसिकली जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो हमें एक सर्वर मिल गया। तो सपोज दिस इज योर सर्वर, यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर डेटाबेस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर बना लेता हूँ, तो इतनी बड़ी भैया लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ये हमारा डेटाबेस सर्वर है, सपोज ये बॉक्स है वो हमारा डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है, डेटाबेस वाला सर्वर जो हमने अभी सीखा था, इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे क्लाइंट है जहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे। और कौन सा क्लाइंट हम लोग को मिला है, वो भैया फ्री में मुझे मिल गया कमांड लाइन क्लाइंट। और एक हम लोगों ने GUI इंस्टॉल किया जो कि बाद में यूज़ करेंगे, वो आपको बाद में यूज़ करना है, अभी नहीं यूज़ करना है। तो ये आपका कमांड लाइन क्लाइंट है जहाँ पे आप क्वेरीज को लिखोगे। तो बेसिकली जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ये तो आपको पता है कि इसके अंदर टेबल्स होंगी, बट ऐसा नहीं है कि जो आपका सर्वर है उसके अंदर डायरेक्ट टेबल होंगी। इसके अंदर छोटे छोटे डेटाबेसेस होंगे। जैसे पहला डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारा DB है, DB1, ठीक है। इसी तरह एक और DB हो सकता है। इस DB को आप क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 डेटाबेसेस हैं। तो स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ, बेसिकली आपके डेटाबेस सर्वर के पास यहाँ पे DBs होंगे, डेटाबेसेस होंगे, ठीक है। अब डेटाबेसेस के नाम कुछ भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ DB1, DB2, DB3 लिख दिया। और हर एक डेटाबेसेस के पास यहाँ पे टेबल्स होंगी, इसके अंदर हमारी टेबल्स होंगी। सो ये हमारी टेबल्स होंगी। अब ये डेटाबेस इसके अंदर क्यों है, क्योंकि ऐसा होगा ना कि भैया क्या पता आप अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो हर एक डेटाबेस हर एक प्रोजेक्ट के लिए होगा। सपोज ये सारे क्या है भैया, ये सारे हमारे, इसको भी मिला दिया जाए, इसको भी मिला दिया जाए, और हमारा इसको भी मिला दिया जाए, तो ये तीनों मिलके हमारे डेटाबेसेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हमारे डेटाबेसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये हर एक इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी टेबल्स हैं। मतलब हर एक डेटाबेसेस के अंदर हमारी टेबल्स होंगी। अब अलग अलग डेटाबेसेस बनाने की ज़रूरत क्या है, तो सपोज आप 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो,
तो आप क्या कर सकते हो, एक ई कॉमर्स का नया डेटाबेस बना सकते हो जिसके अंदर सारी टेबल सिर्फ ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगी। ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड टेबल होंगी। इसके अंदर जितनी भी आप टेबल बनाओगे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड बना दो। और एक सपोज आप ब्लॉग पे काम कर रहे हो, ब्लॉगिंग सिस्टम पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक डेटाबेस ब्लॉग का भी ले सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे एक ब्लॉग का डेटाबेस बना लो और इसके अंदर सारी टेबल आप ब्लॉग का रख सकते हो। तो टेबल्स को सेपरेट करने के लिए बेसिकली डेटाबेस सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज हमें डेटाबेस सीखना है, टेबल्स वगैरह बनानी सीखनी है, तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेंगे, ऐसे ही डेटाबेस बना लेंगे कुछ भी लर्न। ठीक है, लर्न। ठीक है, अब लर्न के अंदर हम टेबल बना के सीखेंगे, हम लोग टेबल बना के सीखेंगे और सारा काम करेंगे। और हर एक टेबल के पास तो हम लोग को पता है क्या क्या होता है, हर एक टेबल के पास हमारे पास रोज एंड कॉलम होता है। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस, मतलब आपके डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल हो गया, आप डेटाबेसेस बनानी, डेटाबेस बनाने के कमांड्स आप कहाँ से दोगे, डेटाबेस बनाने के कमांड्स आप यहाँ से दोगे। आपने आपसे डेटाबेसेस बन जाएंगे और डेटाबेस को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ। तो चलते हैं अपने कमांड लाइन क्लाइंट पे यहाँ पे और काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से आगे अपने कमांड लाइन क्लाइंट पे। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखने हैं हमें कि कितने डेटाबेसेस हैं। तो मैं काम करता हूँ, क्वेरी लिखने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, सिंपल सा नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जहाँ मैं क्वेरीज को लिखूंगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको ये जो चिट बना रहा हूँ उसको सेंड कर दूंगा। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी सेंड करना है, अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, कमेंट आप करोगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लोगे। तो बेसिकली मुझे कमेंट सबके चाहिए नीचे, तभी मैं ये चिट जो बनाऊंगा क्वेरीज की वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। सो हाउ वी विल क्रिएट डेटाबेस, तो आपको क्वेरी चलानी होगी क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस पहली क्वेरी है, क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस। एंड फिर हमें क्या लिखना है, डीबी नेम। ये डीबी नेम आप डिसाइड करोगे, इसलिए मैंने आपको क्या रखा है, इसको आपके स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। तो जो भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा आप अपने हिसाब से चूज करके लिखोगे। तो यहाँ पे जो नाम आप दोगे उसका डेटाबेस बन जाएगा। अच्छा, इससे पहले अगर आपको ये देखना होगा कि भैया कितने डेटाबेसेस हैं, तो आपको सिंपली लिखना होगा सो डेटाबेसेस। ठीक है, परफेक्ट। और सारी क्वेरी सेमीकोलन से एंड करेंगे, ये चीज याद रखना। तो एसक्यूएल में या माईएसक्यूएल में सिंपली क्वेरीज सेमीकोलन से टर्मिनेट होती हैं। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, डेलीमीटर चेंज कर सकते हो, बट आपको टर्मिनेट खत्म आपको सेमीकोलन से करना है। टर्मिनेट वाला में डेलीमीटर चेंज कैसे करते हैं मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखना है कितने डेटाबेसेस हैं, मतलब कितनी चीजें हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा था इधर, ये कितने डेटाबेस हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप 100 डेटाबेसेस यूज करके डेटाबेसेस को देख सकते हो और फिर क्रिएट डेटाबेस यूज करके आप डेटाबेस को नया बना सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ 100 डेटाबेसेस। ठीक है, सिंपली करोगे तो आप देखोगे आपको 4 डेटाबेस बाय डिफॉल्ट मिल गए हैं। ये सिस्टम के इनबिल्ट डेटाबेसेस हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम के इनबिल्ट डेटाबेसेस हैं, आप अपना बना के काम करो। तो हमें सपोज नया डेटाबेस बनाना है, तो आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस और आप अपना डेटाबेस का नाम लिखोगे। आप क्वेरी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्वेरी यहाँ पे आप देख सकते हो, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम सपोज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे लर्न, तो आप लर्न लिख दोगे, सेमीकोलन लगा हुआ एंटर कर दोगे। तो आप देखोगे क्वेरी ओके, मतलब आपकी क्वेरी सही है, एग्जीक्यूट कर दी सर्वर ने। एंड 1 रो अफेक्टेड, मतलब 1 रो ऐड कर दिया इसमें। तो अगर आप फिर से चेक करो यहाँ, सो डेटाबेसेस सॉरी एंटर करते हैं तो गलत हो गया, देखो स्पेलिंग गलत हो गई। फिर से अगर आप देखो सो डेटाबेसेस और आप एंटर करते हो तो आप देखोगे लर्न मिल गया। देख लो भाई आया है कि नहीं आया। ठीक है, अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं क्रिएट कर रहे हो तो एक बार फिर से देखो ये चीज़ और आप समझ जाओगे आई थिंक। तो क्रिएट डेटाबेस कर लोगे भैया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इस डेटाबेस को यूज़ कर पाएंगे। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया लर्न। अब इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, सिंपली आप डायरेक्ट टेबल को मत क्रिएट करिए। इसके अंदर डायरेक्ट टेबल क्रिएट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक डेटाबेस आपने सिर्फ क्या किया है, क्रिएट किया है। इसको यूज़ करना है, सो आपको यहाँ पे कमांड यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ डेटाबेस एंड देन अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। सो अपने डेटाबेस का डीबी नेम यहाँ पे आपको देना है। जब आप यहाँ पे डीबी नेम स्पेसिफाई कर दोगे, डीबी नेम, देन हम लोग क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। दैट मीन्स अब आप इसके अंदर चले जाओगे, अब अपने डेटाबेस के अंदर चले जाओगे, देन आप जो टेबल क्रिएट करोगे वो आपके डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट होगी। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखना है यूज़ और अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। ठीक है, सो आपको सिंपली डेटाबेस नहीं लिखना है, सिर्फ यूज़ और डीबी नेम लिखना है। परफेक्ट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूज लर्न एंड एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे डेटाबेस चेंज्ड आ गया। इसका मतलब अब आप डेटाबेस के अंदर चले गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे यूज सिर्फ नाम लिखना है, दैट्स इट, आपको डेटाबेस नहीं लिखना है। यूज नेम, यूज डीबी नेम, आप उस डेटाबेस के अंदर चले जाओगे। अच्छा, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हो, जरूरत पड़े तो आप डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लर्न नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ड्रॉप लिख सकते हो, ड्रॉप डेटाबेस और लर्न लिख दोगे तो आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। देखो जीरो अफेक्टेड। और अगर अब आप सो डेटाबेसेस यहाँ पे ट्राई मारते हो डेटाबेसेस और अगर एंटर करते हो तो आपका डेटाबेस गायब हो गया। तो फटाक से हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस। तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और नाम दे देंगे लर्न। ठीक है, नाम दे देंगे लर्न। तो आई थिंक आप यूज भी कर लोगे। अब यूज अगर कर लेंगे तो अब बाकी ऑपरेशंस, अब डेटाबेस में यही 2-3 ऑपरेशन करने होते हैं। आपको डेटाबेस शो करना, क्रिएट करना, यूज करना एंड देन आपको डेटाबेस ड्रॉप करना भी मैंने सिखा दिया। आप ड्रॉप डेटाबेस से क्या कर सकते हो, अपना डेटाबेस ड्रॉप भी कर सकते हो, डीबी नेम। अब चले देखते हैं कि अगर हम डेटाबेस को यूज करके अंदर आ गए, दैट मीन्स अगर आपने एक बार यूज डेटाबेस लर्न कर लिया, देन आप टेबल्स को इसके अंदर कैसे क्रिएट करोगे, टेबल के अंदर डेटा कैसे डालोगे, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। चले देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं और अब हम लोग टेबल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखते हैं। ये सारा ऑपरेशंस मैंने 4 ऑपरेशंस बताए डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। अब अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल पे बहुत सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको क्रिएट टेबल आना चाहिए। भैया टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे, और टेबल स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा कैसे बनाना था। ठीक है, एक टेबल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगा अगर यहाँ पे राइट साइड में। ठीक है, सो आपको टेबल बनाना है तो सबसे पहले आपको कॉलम्स याद रखना है। तो आप सिंपल आंख बंद करिए और अपने कॉलम्स को याद रखिए। सपोज मुझे 3 कॉलम चाहिए या 4 कॉलम चाहिए, वो चारों कॉलम याद रखिए। तो सपोज मुझे एक टेबल बनाना है तो आपको मैं क्वेरी बता देता हूँ। आपको सिंपली लिखना है क्रिएट टेबल एंड देन आपको टेबल का नाम, तो मैं यहाँ पे टेबल अंडरस्कोर नेम लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, क्रिएट टेबल नेम। देन आपको यहाँ पे बेसिकली बनाने हैं कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम होंगे। ठीक है, तो कॉलम बनाने के लिए सिंपली आप ये वाला ब्रैकेट लगाओगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पे आपको सिंपली कॉलम 1 उसका टाइप एंड देन कॉलम 2 एंड देन उसका टाइप, देन कॉलम 3, देन उसका टाइप, देन कॉलम 4, ऐसा करके जितने कॉलम आप बनाओगे उतने कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप क्या होगा, आपकी टेबल बन जाएगी और इतने सारे कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता तो मैं ये भी बता दूं कि हर एक कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं एक यूजर टेबल आपको क्रिएट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल हम यहाँ पे एक यूजर टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ 1-2 कॉलम्स बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना पहले डेटाबेस यूज कर लेते हैं, यूज लर्न, हालांकि मैं ऊपर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट, और याद रखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर आप वैसे लिखोगे तो गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। तो अब मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, तो मैं लिखूंगा टेबल का नेम मेरा यूजर है। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी क्वेरी क्रिएट टेबल, फिर टेबल नेम लिखना था। देन हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें कॉलम के नाम्स लिखने हैं। तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा सबसे पहले, देन इसके अंदर कॉलम के नाम रखूंगा। तो सबसे पहले मुझे लिखना है सपोज आईडी, सो मैं यहाँ पे आईडी कॉलम बना लूंगा और सिंपली यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा डेटा टाइप इंटीजर। और आप इंटीजर की साइज भी देनी है, मतलब मैक्सिमम लेंथ इसकी क्या होगी, तो सपोज मैंने कहा 11 इज योर मैक्सिमम लेंथ। बट अगर इंटीजर के केस में तो आप इंटीजर के केस में यहाँ पे स्किप कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 11 हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। देन हम चाहते हैं, अब ये तो हर एक यूजर की आईडी होगी यूनिक, तो हम चाहते हैं कि भैया हर एक यूजर की जो आईडी हो अलग अलग हो, सेम कभी 2 यूजर की आईडी सेम ना हो पाए, तो उसके लिए हम इसको बनाते हैं प्राइमरी की। तो हम लिखेंगे प्राइमरी अंडरस्कोर की। ठीक है, प्राइमरी की। ठीक है, या प्राइमरी की लिख देंगे। ठीक है, तो प्राइमरी की आई थिंक अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की लिख देंगे। नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे, दूसरा कॉलम सपोज नेम लिखना है तो यहाँ नेम लिख देंगे और फिर डेटा टाइप जो होगी वो वेर कैर होगी। तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं क्या, स्ट्रिंग वगैरह। ठीक है, या पाइथन वगैरह में str यूज करते हैं, यहाँ वेर कैर है। और सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे उसका कितना मैक्सिमम लेंथ होगा, तो मैंने कहा मैक्सिमम लेंथ होगा 100। ठीक है, एंड देन अगर आपको ब्लैंक नहीं चाहिए तो आप यहाँ नॉट नल यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप देख के कहीं से सीख सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने सिंपली नॉट नल बोल दिया कि भैया मुझे नेम चाहिए ही चाहिए। कॉमा लगा के सपोज मैं यहाँ पे यूजर का एड्रेस ले लेता हूँ, तो हमने कहा एड्रेस या सिटी ले लेता हूँ। ठीक है, सिटी, और सिटी भी वेर कैर होगी। और ऑब्वियसली बात है इसका भी मुझे क्या देना पड़ेगा, इसका भी मुझे साइज देना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया 50। दैट्स 3 कॉलम है, तो आप देखोगे ये मेरा पहला कॉलम है, कॉमा तक उसका टाइप है। देन ये मेरा दूसरा कॉलम है, देन मेरा तीसरा कॉलम है। ऑलरेडी मैं बंद कर चुका था और इधर सेमीकोलन लगा चुका हूँ, सिंपली मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे 0 रो अफेक्टेड, 1 वार्निंग आ रही है, तो वार्निंग अभी इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आपको टेबल्स देखने हैं तो आप
आपको कैसे पता होगा कि डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं जो हमारा लर्न है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो सो टेबल्स वाला कमांड। सो टेबल्स क्या होगा, जितनी भी टेबल्स होंगी आपके डेटाबेस में दिखा देगा, तो मैं यहाँ लगा दूंगा सो टेबल्स और देख लूंगा, तो आप ये दिखा देगा, देखो टेबल्स इन लर्न, और मेरे पास एक यूजर टेबल है। अगर आपको कोई और टेबल बनानी है तो आप बना सकते हो। अच्छा, मान लो आपने कल देखा ही है और आप भूल गए कि भैया इसमें कौन कौन से कॉलम बनाए थे, तो अपने टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हो इस कमांड से, DESC, और यहाँ पे आप टेबल का नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा TB_name, ठीक है, और आप सेमीकोलन लगा सकते हो। सपोज मैं दिखाता हूँ, मुझे देखना है यूजर में कितने कॉलम्स हैं, कौन कौन से उसका टाइप है, क्या क्या टाइप है, कितनी लेंथ है, तो आप DSC लिखो और आप लर्न नहीं, डेटाबेस टेबल का नाम था यूजर, तो हम यहाँ पे यूजर लिख देंगे। तो ये सिंपली आपको बता देगा कि भैया फील्ड जो आपने बनाई थी कॉलम्स, वो ID था, नेम था, सिटी था, ID इंटीजर टाइप का था, ये वेर कैर था जो कि 100 डिजिट का था मैक्सिमम, सिटी वेर कैर था जो कि 50 था। ये नल नहीं हो सकता, ये भी नल नहीं हो सकता क्योंकि मैं नॉट नल रखा था, बट ये नल हो सकता है। और ये जो है हमारी वो प्राइमरी की डिफॉल्ट नल है, नल है, नल है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। सो इस तरीके से आप कमांड लगा के देख सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, सपोज आपको टेबल नहीं चाहिए तो आप टेबल ड्रॉप कर सकते हो। कभी फ्यूचर में टेबल आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्रॉप एंड टेबल, एंड देन आप अपने टेबल का नाम एक्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आप डेटाबेस ड्रॉप कर सकते थे। तो मैं आपको ड्रॉप करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ड्रॉप टेबल, एंड टेबल का नाम क्या था भाई, यूजर और अंडरस्कोर। बट याद रखिएगा आपकी टेबल ड्रॉप हो गई अगर आप यहाँ 100 टेबल्स फिर से फायर करते हो, सो आपकी टेबल्स उड़ चुकी है। देखो एम्प्टी सेट आ रहा है। तो याद रखिएगा टेबल ड्रॉप करने से पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका डेटा भी चला जाएगा। सो आप याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है, आपका डेटा चला जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। अब चलो मुझे फिर से टेबल बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी वाली क्वेरी को फिर से यहाँ पे लिख सकता हूँ। कौन सी क्वेरी, यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाली एरो दबाता हूँ तो मुझे ये देखिए, ये वाली क्वेरी थी, इसी को मैं एंटर करूँगा तो मुझे फिर से अपनी टेबल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप क्वेरी सेव करके रखें तो क्वेरी को डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, चल जाएगी। तो एक टेबल मेरे पास फिर से आ गई, तो ड्रॉप कर सकते हो। उसी तरह आप टेबल को रीनेम भी कर सकते हो। टेबल को अगर रीनेम करना है तो उसका एक ऑप्शन है। सपोज मुझे यहाँ पे यूजर की जगह स्टूडेंट करना है, टेबल का नाम यूजर है ना, ये इसको स्टूडेंट करना है। सो आप यूज करोगे ऑल्टर, फिर लिखोगे टेबल, एंड टेबल का नाम लिखोगे, तो मैंने कहा यूजर है, एंड फिर लिखोगे टू, किसमें इसको रीनेम करना है, मैं कहूँगा स्टूडेंट। तो आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ऑल्टर टेबल तो एज इट इज होगा, यूजर ही आपकी पुरानी टेबल का नाम है, टू तो ऐसे ही रहेगा, स्टूडेंट आपकी नई टेबल का नाम है, तो आप यहाँ एंटर कर दोगे। सो ये कुछ बताएगा गलत 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 गलत, तो ये ऑल्टर में कुछ दिक्कत आ रही है, शायद ऑल्टर में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने मिस कर दिया ऑल्टर टेबल, और टेबल के बाद यहाँ पे मुझे लिखना था रीनेम, ठीक है, रीनेम एंटर करना था। तो आई थिंक कुछ दिक्कत आ रही है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो आई थिंक मैंने थोड़ा सा इसमें गलत लिखा है, ठीक है। तो आपको लिखना है स्टूडेंट, तो मैं इसको सही करता हूँ, ऑल्टर टेबल, फिर लिखना है यूजर, अपने टेबल का नाम लिखना है, देन आपको लिखना है यहाँ पे पुरानी टेबल का नाम यूजर, एंड देन आपको कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लिखना है ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, एंड देन आपको यहाँ पे लिखना है रीनेम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको एक्शन लिखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी पुरानी टेबल का नाम हो गया, ये रीनेम तो कीवर्ड ही है भाई। तो आपको लिखना है ऑल्टर टेबल यूजर एंड देन रीनेम टू स्टूडेंट, ठीक है। अब आप एंटर करेंगे तो आप देखोगे टेबल आपकी रीनेम हो जाएगी परफेक्टली। आई थिंक समझ गए। तो ये टेबल आपकी रीनेम हो गई। अगर आप 100 टेबल्स कॉल करते हो तो 100 टेबल्स कॉल करते हो तो 100 टेबल्स सो आपको देखोगे स्टूडेंट आ चुका है, अब जा चुका है। तो एक बार यहाँ पे मैं आपका रीनेम वाला कमांड लिख देता हूँ, हाउ टू रीनेम। तो रीनेम कैसे करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे ऑल्टर टेबल, किस टेबल को ऑल्टर करना है, यूजर, रीनेम करना है, रीनेम करना है टू नया वाला नाम, ठीक है, ऑल्टर टेबल यूजर, रीनेम टू न्यू नेम। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट करूंगा, ठीक है। फॉर्मेट करने का इन द सेंस दैट मीन्स यहाँ जो यूजर है वो आपका पुराना नाम है, पुराना ओल्ड टेबल नेम, परफेक्ट है। तो ये कमांड बेसिकली आपको फायर करना, ऑल्टर टेबल, पुराना नाम टेबल का, रीनेम टू फिर आपका नया नेम। तो आई थिंक समझ गए। तो अब हमारे पास स्टूडेंट टेबल है और अब हम स्टूडेंट टेबल पे के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे यूजर अब डिस्क्राइब करेंगे मैं स्टूडेंट को, ना कि लर्न को, क्योंकि हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्या चीज़ चेंज हो चुकी है, हमारी टेबल का नाम चेंज हो चुका है। कैसे किया, हम लोगों ने यहाँ पे रीनेम वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है टेबल पे। अच्छा, इसी तरह सपोज आपके पास कुछ डेटा है और आप चाहते हो कि हमारी टेबल से डेटा सारा चला जाए, सो आप ट्रंकेट कर सकते हो उसको। क्या कर सकते हो, ट्रंकेट कर सकते हो। कैसे, देखो ट्रंकेट और फिर टेबल का नाम लिख दो, ट्रंकेट टेबल लिखो, फिर टेबल का नाम लिख दो यूजर एंड ट्रंकेट टेबल यूजर। अच्छा, आप डायरेक्ट सेमीकोलन लगा के एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रंकेट टेबल यूजर, ठीक है। सो आपकी टेबल
ट्रंकेट हो गया। अब ये दिक्कत ये आ रही है कि भैया आपने तो टेबल रीनेम कर दी थी ना, देखो तो आप यूज़र नहीं लिखोगे यहाँ पे, आप क्या लिखोगे ट्रंकेट टेबल और लिखोगे यहाँ स्टूडेंट, तो मुझे ध्यान नहीं रह गया, तो आपकी टेबल ट्रंकेट हो जाएगा। ट्रंकेट का मतलब है कि आपकी टेबल का पूरा डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रंकेट कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशंस मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो, टेबल के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम ऐसे करके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए कि आप टेबल क्रिएट कैसे करोगे, टेबल शो कैसे करोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे। टेबल अगर आप बन गई तो उसको ड्रॉप भी कर सकते हो, टेबल ड्रॉप करोगे तो आपका टेबल भी जाएगी, डेटा भी जाएगा उसके अंदर का। टेबल को रीनेम कर सकते हो ऑल्टर की हेल्प से, और टेबल को ट्रंकेट कर सकते हो। ट्रंकेट मतलब सिर्फ और सिर्फ डेटा जाएगा, टेबल नहीं जाएगी। तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल में। तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर लो स्टूडेंट को, परफेक्ट, मैंने डिस्क्राइब कर लिया। तो आप ये याद रख कर लीजिए कि हमारे टेबल में आईडी है, नेम है एंड सिटी है, तो 3 कॉलम है। अब ऑर्डर याद करो चाहे ना याद करो, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको क्वेरी चलानी है इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, फिर टेबल का नाम आपको लिखना है जिस टेबल में आपको करना है। तो मैं लिख दूंगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एंड देन आपको अगर आप चाहो तो यहाँ कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो कि भैया मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए एंड देन सिटी चाहिए, और फिर आप यहाँ वैल्यूज़ लिख के फिर आप अपनी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरी आईडी थी 12, नेम था स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट्स में लिखो दुर्गेश, एंड आपका जो सिटी था वो आप यहाँ पे दिल्ली लिख सकते हो, दिल्ली रख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कॉलम। तो जो 12 जाएगा वो आईडी में चला जाएगा, दुर्गेश जाएगा वो नेम पे चला जाएगा, सिटी जाएगा, दिल्ली जाएगा वो सिटी में चला जाएगा। यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, नेम को इधर कर सकते हो, सिटी को इधर कर सकते हो। तो आप दिल्ली इधर पास करो, नेम इधर पास करो। लेकिन अगर आप कॉलम नहीं स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप ये वाला तरीका यूज़ करो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम, एंड देन आप डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर लो और अपनी वैल्यूज़ पास कर दो। बट इसमें ऑर्डर आप नहीं बदल सकते, इसमें जो आप 12 पास करोगे वो आईडी में ही जाएगा जिस ऑर्डर में ऑलरेडी आपके कॉलम्स हैं। आप जो यहाँ पास करोगे, सपोज अंकित मैंने पास कर दिया तो ये अंकित दूसरे वाले कॉलम में जाएगा, दैट इज नेम में। और यहाँ पे आप सिटी जो पास करोगे, सिटी कानपुर, और ये कानपुर जाएगा कहाँ पे, ये कानपुर जाएगा सिंपली सिटी में। तो आपके पास 2 तरीके हैं काम करने के, एक ऊपर वाला ये वाला तरीका जिसमें आप कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो और ऑर्डर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट इसमें आप इस कॉलम से स्पेसिफाई नहीं कर सकते और ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते हो। अब आप कौन सा यूज़ करो ये डिपेंड करेगा। तो आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मुझे यूज़ करना है यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूज़र तो है नहीं टेबल, स्टूडेंट है, स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि भैया आईडी में डालना है, ठीक है, नेम में डालना है एंड सिटी में डालना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ वैल्यूज़ दे सकते हो और आप ब्रैकेट बंद कर दो, पहली वैल्यू आईडी दे दो, कॉमा, फिर नाम दे दो, आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंड फिर सिटी दे दो। सपोज मैंने दिल्ली दे दिया, एंटर कर दो। तो आपके इसमें एक डेटा चला गया, अभी मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक डेटा चला गया, परफेक्ट है। अब सपोज आपको दूसरा वाला तरीका यूज़ करना है, कॉलम्स नहीं स्पेसिफाई करने हैं, तो आप डायरेक्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिखो और डायरेक्ट आप वैल्यूज़ यूज़ कर लो। अब वैल्यूज़ में क्या है, जो आप पहले डालोगे वो डायरेक्ट जाएगा किसमें, वो जाएगा आपके आईडी में, दूसरे में जाएगा अंकित जो आप नाम डालोगे, और तीसरे में जो डालोगे सिटी में वो सिटी में जाएगा। ऑर्डर आपने पहले बता दिया। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, देखो एक बंदा 12 का है तो हम यहाँ अगर 12 देंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस कॉलम को प्राइमरी की बना के रखा है। तो 2 बंदे सेम टेबल में सेम आईडी के नहीं हो सकते। देखो एरर आ गई, वो कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री 12 फॉर की प्राइमरी, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिए, इसीलिए मैंने उसको प्राइमरी की बनाया था। तो अगर मैं यहाँ पे 23 दूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा, देखिए 1 रो अफेक्टेड। चलो मैं इसको दिखाता हूँ कि भैया सारे कॉलम सारे पूरी टेबल देखनी, तो आप यहाँ लिखो सेलेक्ट ऑल, सब कुछ मुझे चाहिए फ्रॉम कहाँ से, अपने स्टूडेंट टेबल से, और एंटर कर दीजिए। सो आप देखोगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो टेबल का कॉलम्स मिल गया, टेबल के अंदर जो डेटा है वो सिंपली आपको मिल गया। तो इस तरीके से टेबल में डेटा इंसर्ट करोगे एंड देन इंसर्ट कर सकते हो। इसमें अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं कि कैसे हम, मान लो कुछ गलत हो गया तो अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, या कॉलम्स एक और ऐड करने हैं। जैसे मान लो यहाँ पे गलत हो गया, आपको एक कॉलम और चाहिए था, तो आप कॉलम को ऐड करना चाहते हो तो कॉलम भी ऐड कर सकते हो। सपोज नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर आपको ऑल्टर यूज़ करना पड़ेगा। देखो कैसे नया कॉलम ऐड करोगे, देखो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, तो बेसिकली हमारा स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट लिख दूंगा। हम यहाँ पे टेबल का नाम लिख देंगे, ऑल्टर टेबल नेम। अब सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है ऐड, क्योंकि मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड लिख दूंगा, ऐड कॉलम करना है ऐड। अब
अब सिंपली कॉलम का नाम लिखना है, कॉलम लिख देना है, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देना है। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड करना है, परफेक्ट है। क्या ऐड करना है? तो ऐड करना है मुझे एक कॉलम जिसका नाम है कंट्री, ठीक है, और कंट्री, लेकिन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कंट्री जो है वो वेर कैर है, और वेर कैर में कितने मैक्सिमम डिजिट लेंथ हो सकती है, तो मैं कहूँगा भैया 50 और एंटर कर दीजिए। सो आप देखोगे यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएगा, और अगर आप सेलेक्ट करते हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देखोगे स्पेलिंग ज़रा देख लो भाई, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, एंटर कर दो। सो आप देखोगे कॉलम कंट्री और ऐड हो गया। इस तरह से कंट्री ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो कॉलम को। चलिए अब रीनेम वाला मैं असाइनमेंट देता हूँ। सब लोग कैसे कॉलम को रीनेम करते हैं या डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो आप मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं सबके कमेंट को पढ़ूंगा, ठीक है, एक एक हार्ट भी दूंगा। तो याद रखिए सब लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे मैंने कॉलम को देखिए डेटा को इंसर्ट करना भी सिखा दिया, और इंसर्ट करना मैंने आपको सिखाया है। देखिए इंसर्ट भी करना सिखा दिया। कॉलम को बाद में कैसे ऐड करोगे भी सिखा दिया। पहले तो कॉलम को सिखाया ही था ऐड करना, बाद में कैसे ऐड करोगे भी सिखा दिया। अच्छा, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हो, तो इसमें तो डेटा नल है, तो अब जैसे मान लो मुझे दुर्गेश की कंट्री इंडिया रखनी है। सो आप कैसे करोगे? तो आप कॉलम को अपडेट करोगे, क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी है क्या, नल। तो हम यहाँ लिखेंगे अपडेट, क्या करना है, टेबल, अपडेट टेबल, ठीक है। फिर किस टेबल को करना है? अपडेट टेबल मुझे स्टूडेंट को करना है। सेट, ठीक है, सेट कंट्री की जगह मुझे क्या करना है, कंट्री की जगह इंडिया करना है। अब दुर्गेश करना है, तो अगर मैं यहाँ कर दूँ तो देखो, अब सिर्फ मैं इतना एंटर कर दूँ तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि सारी कंट्री में इंडिया आ जाएगा। यहाँ मैंने कहीं नहीं बताया कि सिर्फ दुर्गेश का करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि भैया उसी को अपडेट करो जहाँ पे मुझे नेम मिलेगा दुर्गेश, जहाँ पे मुझे नेम मिलेगा दुर्गेश, या ID वाइज भी कर सकते हो, एंटर कर दो। सो आप देखो यहाँ कुछ गलत हो गया। अपडेट, अच्छा टेबल नहीं लिखना होता है अपडेट में टेबल लिखना है, सिर्फ स्टूडेंट लिखना है, एंटर कर दो। सो आप देखोगे स्टूडेंट चेंज हो गया यहाँ। और क्वेरी ओके है, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्ट भी हो गया। तो अगर सेलेक्ट करके फिर से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, स्टूडेंट, एंटर कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पे इंडिया आ गया, इंडिया। इसी तरह आप ये वाला कॉलम भी अपडेट कर सकते हो। अगर आपके पास 1 से 2 मतलब रिकॉर्ड्स हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे सिटी भी अपडेट करके दिल्ली करनी है, और इसकी कंट्री भी सपोज यहाँ पे करनी है, कोई दूसरी IND करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम फिर से लिखेंगे अपडेट डेट और टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम। फिर आप सेट लिखोगे, सेट में सबसे पहले सिटी ले लो, सिटी हमें करके सपोज दिल्ली करनी, दोनों की सिटी, कॉमा लगा के दूसरा कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हो कंट्री, और कंट्री में हम IND कर देंगे। एंड बाद में वेयर लगाना मत भूलिएगा। वेयर का मतलब होता है किस रो को आपको अपडेट करना है। तो मैं लिखूंगा वेयर उसी रो को करिए जिसकी ID है भैया 23, वरना सब कुछ हो जाएगा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आप जैसे एंटर करोगे तो देखोगे एक रो इफेक्ट हुआ है, एक मैच हुआ था, एक चेंज हो गया, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट फिर से लगाओगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सो आप देख जाओगे कि भैया हो गया चेंज। तो इस तरीके से डेटा को अपडेट भी कर सकते हो। तो आई थिंक अपडेट वाली क्वेरी भी मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अपडेट, और आपको यहाँ पे अपडेट टेबल नहीं लिखनी, डायरेक्ट टेबल का नाम लिख देना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टेबल नेम, परफेक्ट है। फिर सेट लिखना है, कॉलम लिखना है, इक्वल टू करके कॉलम वैल्यू लिखनी है, फिर कॉलम लिखना है, इक्वल टू करके वैल्यू लिखनी है। ऐसे करते चले जाना। फिर वेयर क्लॉज लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज सब कुछ अपडेट हो जाएगा। वेयर कॉल इक्वल टू वैल्यू, वेयर कॉल इक्वल टू वैल्यू, तो आपका वही कॉलम अपडेट होगा जिसकी वैल्यू यहाँ पे पास करोगे। सो वही रो अपडेट होगा जिसकी जो कॉलम यहाँ पे आप पास करोगे उसी वाला रो अपडेट होगा। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है जो कंडीशन यहाँ पे सर्टिफाइड होगी वो कॉलम अपडेट हो जाएगा। सो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको टेबल के बारे में बता दी। टेबल को कैसे क्रिएट करते हो, टेबल को कैसे शो करोगे, टेबल डिस्क्राइब कैसे करोगे, ड्रॉप कैसे करोगे, ऑल्टर कैसे करोगे, ट्रंकेट कैसे करोगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, और टेबल के कॉलम को बाद में कैसे ऐड करोगे, टेबल को अपडेट कैसे करोगे, टेबल के कॉलम्स को, रोज को डिलीट भी कर सकते हो। सपोज आपको ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये दुर्गेश नहीं चाहिए, सो आप क्या कर सकते हो, दुर्गेश को उड़ा सकते हो। ऐसे लिखो डिलीट फ्रॉम, डिलीट कहाँ से करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। वेयर अगर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिख दोगे तो सब कुछ उड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर मुझे उसी कॉलम को डिलीट करना है जिसकी ID है 12, एंटर कर दो। तो आपका एक स्टूडेंट उड़ जाएगा। देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और एंटर करोगे तो देखोगे एक चला जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप डिलीट भी कर सकते हो। सो डिलीट वाला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिलीट करना है तो आप लिखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स टेबल कॉलम, टेबल नेम,
तो यहाँ लिख दूंगा टेबल अंडरस्कोर नेम, और वेयर लगाना मत भूलिएगा, वेयर कॉलम एंड उसकी वैल्यू। तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाए। सो आई थिंक टेबल के बारे में ऑपरेशंस परफॉर्म कर लोगे, टेबल में डेटा इंसर्ट कर लोगे, अपडेट कर लोगे, डिलीट कर लोगे, ये सारे ऑपरेशंस मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ सेलेक्ट ऑपरेशंस देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, टेबल को बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ड्रॉप करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें डेटा रखना अपडेट था, डिलीट करना, रीनेम करना, सब कुछ मतलब अपडेट करना, सब कुछ मैंने बता दिया। नेक्स्ट आप देखते हैं कुछ क्लॉजेस हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं, जैसे वेयर क्लॉज, एंड, और, नॉट, बॉट, ये सब चीज़ है वो सब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है यहाँ पे, मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है, और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी टेबल के बारे में सारे ऑपरेशंस मोस्टली कवर कर लिए हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर करता हूँ वेयर क्लॉज, क्योंकि वेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे वेयर चीज़ें मोस्टली सेलेक्ट में ज़्यादा काम आती हैं। हालांकि डिलीट वगैरह या अपडेट वगैरह करोगे तब भी उस केस में काम आएंगी, तो आपको आनी चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे और लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं पासवर्ड डाल के, और अपना यूज़ कर लेते हैं डेटाबेस। तो हम लोग काम कर रहे थे किसमें, हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे शायद लर्न में यूज़ हो गया। देख लेते हैं भैया टेबल्स कितनी है, टेबल्स कितनी है। तो हमारे पास यहाँ एक टेबल है, और देख लेते हैं इसमें डेटा क्या है, ठीक है। तो मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, कुछ डेटा इंसर्ट किया है आप लोग के लिए कि भाई मुझे इंसर्ट ना करना पड़े यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ वेयर क्लॉज कभी यूज होता है। सपोज मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनका सिटी लखनऊ है। आप कैसे करेंगे, अगर आप सेलेक्ट ऑल कर दोगे ना, सेलेक्ट ऑल, सारे कॉलम्स, ऑल मतलब सारे कॉलम्स से चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, कंट्री भी चाहिए। तो सेलेक्ट ऑल मतलब सब कुछ चाहिए मुझे फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। तो अगर मैंने सब कुछ निकाला तो भाई सब कुछ मिला मुझे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कि मुझे सिर्फ लखनऊ वाले स्टूडेंट चाहिए जो लखनऊ से हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट सारे कॉलम, स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, आईडी, नेम, सिटी, कंट्री, ऑल कॉलम्स मुझे चाहिए। देन ऑल कॉलम्स फ्रॉम किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। अब लगाना पड़ेगा वेयर, जहाँ की वेयर मतलब हम स्पेसिफाई करेंगे कंडीशन, वेयर सिटी का जो वैल्यू होनी चाहिए वो लखनऊ होनी चाहिए। दैट मीन्स अब ये सेलेक्ट करेगा सारे कॉलम्स, एस्ट्रिक मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ सारे कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट, और जब सिटी लखनऊ होगी उन्हीं कॉलम्स को सेलेक्ट करेगा, बाकी रोज को नहीं सेलेक्ट करेगा। तो अगर मैं एंटर करूँ तो आप देखोगे इतना बढ़िया क्वेरी है कि आपने क्या किया, लखनऊ वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था, तो ये लखनऊ वाले स्टूडेंट को ही इसने क्या किया, निकाला। तो इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हो, या आप ऐसे देख सकते हो कि इंडिया वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो आप सिंपली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, देख सकते हो इंडिया वाले आ जाएंगे सारे। तो आप देखोगे ऑल में तो इंडिया वाला भी था, ठीक है। तो इस तरीके से वेयर क्लॉज यूज करोगे। वेयर क्लॉज इज बेसिकली यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन, व्हेन the condition becomes true then the rows will be selected, otherwise no row will be selected। अगर condition false हो जाएगी तो रो select नहीं होगी। आई थिंक वेयर क्लॉज आपको समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टार पे, उसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं। स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार किस लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्टार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग को स्टार समझ नहीं आ रहा। तो स्टार मतलब बहुत बेसिकली होता है ऑल कॉलम्स। जैसे मान लो मैंने वो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट किए जो कि इंडिया से थे, बट स्टार मतलब ऑल। बट आपको यहाँ पे सारे कॉलम्स नहीं सेलेक्ट करने हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ नेम एंड सिटी सेलेक्ट करना है। सो यू कैन स्पेसिफाई, आप यहाँ लिख सकते हो सेलेक्ट नेम, मुझे नाम चाहिए, ठीक है, कॉमा लगा के, मुझे सिटी चाहिए और मुझे कंट्री चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंट्री CUNT कंट्री इक्वल टू, और यहाँ पे आप इंडिया पास कर सकते हो। परफेक्ट है। सो आप देखोगे नाम सेलेक्ट हुआ क्योंकि आपने नाम यूज़ किया था, कॉमा लगा के सिटी यूज़ किया था, कॉमा लगा के कंट्री यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप ऑल लिखने का मतलब आप सारे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, कॉमा लगा के आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो। अच्छा, इन सेलेक्ट करते समय आप टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो कॉलम्स की। उसको एलियास बोलते हैं। सपोज आपने लिखा सेलेक्ट नेम, अब नाम तो आएगा, बट अगर आप नाम आपको नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो एज, क्या लगा सकते हो एज, और एज में लिख सकते हो कि भैया मुझे चाहिए यूज़र नेम, तो आपको यूज़र नेम दिखेगा, कॉमा सिटी एज, यहाँ पे लिखते हो सिटी नेम, तो आप सिटी नेम स्पेसिफाई कर सकते हो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर में आप लिख दो, आप क्या लिखो, वेयर में आप कोई भी कंडीशन लगा दो, या नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब भी ये आ जाएगा। सो आप देखोगे यहाँ पे यूज़र नेम आ गया एंड सिटी नेम आ गया, ये इसको बोलते हैं एलियास।
आपने इस कॉलम का थोड़ी देर के लिए नाम चेंज कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो आप डबल कोट्स यूज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर स्पेस है बीच में आपके नाम के तो आप डबल कोट्स यूज करना जरूरी है। तो आप अब स्टार का मतलब शायद सबको समझ में आ गया, स्टार, चलो परफेक्ट है। तो सेलेक्ट और वेयर भी मैंने बताया था, सेलेक्ट किस लिए यूज होता है, सेलेक्ट करने के लिए होता है। स्टार मतलब सारे कॉलम्स, फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, वेयर मतलब कंडीशन बता दो आप भैया, तो हम कहेंगे सिटी, और सिटी भैया उसी सिटी वाले बंदे को सेलेक्ट करो, कानपुर वाले को, तो ये कानपुर से सेलेक्ट कर लेगा। तो आई थिंक इसमें सबको समझ में आ रहा है। तो एक बंदा है भैया कानपुर से, ठीक है, एक बंदा है कानपुर से, ये क्वेरी है, वो सारे बंदों को सेलेक्ट कर लेगी जो कानपुर से हैं। आई थिंक समझ में आ गया। अच्छा, डिस्टिंक्ट एक ऑपरेटर होता है, ध्यान से देखना, डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे पास ये सारे स्टूडेंट हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो मेरे पास यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ इंडिया के हैं, IND कंट्री के हैं, कुछ इंडिया कंट्री के हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सारी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट सिर्फ कंट्री फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पे देखो कंट्री रिपीट कर रही है, एक IND है और एक इंडिया बहुत बार आई है। तो आप चाहते हो कि यहाँ डिफरेंट रिकॉर्ड्स, मतलब सेम रिकॉर्ड बार बार ना आए, आई वॉन्ट डिफरेंट, मतलब अलग अलग आए, लेकिन जितने सेम हो वो एक ही बार आए। सो यू कैन यूज डिस्टिंक्ट ऑपरेटर या डिस्टिंक्ट क्लॉज। आप पहले लिख दो डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, और आप ब्रैकेट में नाम लिख दो कॉलम का, कंट्री, और फिर आप लिख दो फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखना यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट तो हुई, बट इस क्लॉज ने क्या किया, इस सेम वाली को दोबारा नहीं लिया, दोबारा सेलेक्ट नहीं किया, जो डिफरेंट वाली थी वहीं पे आ गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, वेयर समझ में आ गया। चलो भैया, अब और भी कंडीशंस हो सकती हैं, उनको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, परफेक्ट है, और कुछ सेम कंट्री से, कुछ सेम सिटी से हैं, कुछ अलग अलग सिटीज़ से हैं, और उनके नाम अलग है। तो अब मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो लखनऊ या कानपुर से हो, जिनका सिटी कानपुर हो और कंट्री इंडिया हो, मतलब दो कंडीशन को मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, मुझे वो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जो लखनऊ से आए हैं और कंट्री इंडिया से आए। आ रहा समझ में, मतलब कंट्री पे भी कंडीशन लगानी है और हम लोग सिटी पे भी लगानी है। तो दो कंडीशन हम ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑपरेटर से। एंड देखिए कैसे, हम सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, मुझे सारे कॉलम्स तो चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन वेयर कंट्री में इंडिया देखना है, सिटी में मुझे लखनऊ देखना है या कानपुर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड करेगा, मैं समझाना है तो मैं कोई भी यूज़ करूँगा। तो कंट्री में मैं कंडीशन लगा दूंगा इंडिया, बट एक और चाहिए, एक कंडीशन और ज्वाइन करनी, तो मैं लिखूंगा एंड ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है दो कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिटी, एंड सिटी में मैं लिख दूंगा, आप कुछ भी ले लो, मैं यहाँ पे लखनऊ ले रहा हूँ, लखनऊ, वाह ठीक है, लखनऊ। तो अब होगा क्या, अब एंड मतलब जब ये ट्रू होगा एंड ये ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तब जाके हमारा पूरा ट्रू होगा, और उस केस में हमारा रिजल्ट सेलेक्ट होगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा रिजल्ट सेलेक्ट नहीं होगा। एंड मतलब ये होता है, एंड मतलब दोनों ट्रू तब ट्रू, दोनों गए तब गया, अदरवाइज नहीं, कोई जिंदा है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रू मतलब जब पहला बंदा आएगा, सिटी दिल्ली है, इंडिया गलत, लखनऊ इंडिया दोनों सही हैं, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, लखनऊ इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं एंटर किया तो देखो वो सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिटी इंडिया है जिनका सिटी इंडिया है और नहीं, कंट्री इंडिया एंड सिटी लखनऊ है। अच्छा, इसका उल्टा कर सकते हो और भी यूज कर सकते हो। आप क्वेश्चन देखना समझना, मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनका सिटी लखनऊ हो या कंट्री इंडिया हो, इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब सिटी लखनऊ हो या कंट्री इंडिया हो, मतलब दोनों में से कुछ भी हो तो चल जाएगा, मतलब समझ रहे हो, दोनों में से कुछ भी हो तो चल जाएगा। और एंड का मतलब था, मतलब दोनों होना चाहिए तभी चलेगा, ठीक है। तो आप और ऑपरेटर यूज कर सकते हो, जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि और मतलब एक भी ट्रू हो गया तो हमारा ट्रू हो गया रिजल्ट, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है, और सिटी इक्वल टू लखनऊ, ठीक है, सिटी इक्वल टू लखनऊ। आई थिंक समझ रहे हो आप, देख लो फिर से देख लो, इसमें क्या है, इसमें उसमें डिफरेंस क्या, पहले एग्जीक्यूट करता हूँ फिर दिखा दो। रिजल्ट सेम है बट इसमें और उसमें डिफरेंस है। इसमें ये है डिफरेंस, देखिए इसमें ये है, इसमें जब कंट्री इंडिया और सिटी लखनऊ दोनों सही होगा तभी रो सेलेक्ट होगा। इसमें है अगर कंट्री इंडिया हो या सिटी लखनऊ हो, दोनों में से कुछ भी हो
तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एक्स्ट्रा रो सेलेक्ट हुई, आप देखोगे यहाँ कानपुर, लेकिन इसमें ये रो सेलेक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है इसकी कंडीशन इसमें क्या हो गई, सेटिस्फाइड नहीं हुई। कैसे? कंट्री इंडिया तो था बट सिटी लखनऊ नहीं थी, तो इसमें ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसने रो नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर लगा है। जब दोनों ट्रू होने थे तभी निकालना था रो। इसमें क्या है, इसमें और ऑपरेटर लगा, दैट मीन्स इसमें कोई भी सही हो जाएगा तो उसको सही मान लेंगे। जैसे इसमें इसने देखा सिटी तो कानपुर है तो सिटी तो फॉल्स हो गया, बट कंट्री इंडिया है तो कंट्री जब भी इंडिया है दैट मीन्स इसमें और ऑपरेटर है, दैट मीन्स कंट्री इंडिया मिला, छोड़ो भाई खत्म। आ रहा समझ में क्या कर? तो और मीन्स दोनों, और मीन्स कोई भी ट्रू देन ट्रू मान लेगा, कंसिडर हो जाएगा। एंड मतलब जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो कंसिडर करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो भाई परफेक्ट है। अब देखो एक बार मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, आपको और भी चीज़ें और भी क्वेरीज बताता हूँ। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट नॉट यूजर, स्टूडेंट यूजर हम लोग चेंज कर चुके थे, बार बार मुझे वही याद आ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो। चलो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन और बना रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझना, बस क्वेश्चन करोगे और आप इसको रोक के करोगे वीडियो, एकदम मजा आएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखना। अब मेरे पास देखो, हम लोग एंड सीख चुके, और सीख चुके, नॉट सीख चुके, सेलेक्ट सीख चुके, डिस्टिंक्ट सीख चुके, वेयर सीख चुके। अब मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे वो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जिनकी आईडी 234 से स्टार्ट होती है और 2334 तक जाती है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको सेलेक्ट करना है। या रेंज यहाँ 24 से ले लेते हैं, 24 से लेकर के 2334 2034 तक 2334 के बीच के सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ? तो आप ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं कह सकता हूँ चलो भैया सेलेक्ट, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट से आप कंडीशन देखना, वेयर अगर मुझे 24 से शुरू, 24 से ज़्यादा चाहिए, 24 से शुरू होगा, दैट मीन्स लोअर रेंज हमारी 24 है, तो मैं लिखूंगा वेयर आईडी अगर बड़ी है या बराबर है, कहाँ से, 24। परफेक्ट है। तो मुझे सेलेक्ट करना है एंड छोटी होनी चाहिए आईडी और बराबर होनी चाहिए 2334 से। परफेक्ट है, बहुत लोग समझ गए होंगे। मतलब मैं यहाँ पे रेंज बता रहा हूँ कि अगर आईडी 24 से बड़ी या बराबर है और आईडी 2334 से छोटी है या बराबर है, मतलब इसके रेंज में है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखना यहाँ पे, देखिए 24 से लेके 2334 तक सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आप इसको सेटिस्फाइड करा सकते हो, या आप बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। बिटवीन कैसे यूज करते हैं, यहाँ से देखिए, आप लिखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी बिटवीन 24 एंड 2334 आप दे सकते हो। तो एकदम सिंपल इंग्लिश की तरह है, वेयर आईडी बिटवीन 24 से और 2334 के बीच में होनी चाहिए। सो आप देखोगे वही डेटा सेलेक्ट हुआ। तो ये क्वेरी और ये क्वेरी एकदम सेम है, डिट्टो, इसी का ऑल्टरनेटिव ये है, बट ये थोड़ा यूजफुल है। ये थोड़ा क्या है आपका, ये थोड़ा यूजफुल है, आप समझ गए, ये यूजफुल है, ये थोड़ा मीनिंगफुल है, रीडेबल है। तो आप इसको यूज करिए, ज़्यादा बेटर होगा, ना कि इसको यूज करिए। ठीक है, इसको यूज करिए। लेकिन अब इसमें एक फायदा है, इसमें यह है कि अगर थोड़ा कठिन है तो ज़्यादा पावर है इसके पास। क्या पावर है भाई? जैसे होता ना कि मतलब कोई चीज़ होता ना, जैसे मान लो आप ये रास्ता कठिन वाला पार करके गए ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ मिलेंगी वहाँ पर, ज़्यादा पावर मिल जाएगा। तो ये वही चीज़ है, आपने अगर ये कठिन किया तो आप ज़्यादा चीज़ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंट्रोल है, इसमें कंट्रोल नहीं है। अगर इसमें देखो तो इसमें 24 इंक्लूडेड है और 34 इंक्लूडेड है। देखो 24 भी आ गया, 23 भी आ गया। अब सामने वाले ने बोल दिया भाई, इंटरव्यूअर ने, आप क्या करो, जो रेंज है वो इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए, रेंज मस्ट बी एक्सक्लूडेड। मतलब 24 नहीं चाहिए और 23-34 नहीं चाहिए, इसके बीच की चीज़ चाहिए। सो इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो, बट आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। ये इक्वल टू हटा दो, इक्वल टू हटा दो यहाँ से भी, और यहाँ से भी हम लोग इक्वल टू क्या करेंगे, हटा देंगे। देखना हट गया, बट इसमें नहीं कर सकते। तो इसमें आपके पास पावर ज़्यादा है, बट अगर आपको रेंज चाहिए, इंक्लूड करनी है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक आपको बिटवीन भी समझ में आ गया। अब देखो इन, मतलब ध्यान से देखिए, इन एक क्लॉज है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमारे पास स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट है। देख लेता हूँ सारे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट ही हैं। इनका मतलब होता है मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो ऐसा कर सकते हैं, जो जिसकी आईडी, वो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जिसकी आईडी 23 हो, 246 हो, 23, 246 और 234। मतलब इनमें से कोई भी आईडी हो तो मुझे सेलेक्ट कर लेना, डिटेल दिखा देना है। 23, 234 एंड 246, ये चीज़ याद रखना, नोट कर लीजिए। 23, 234, 246। तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप बड़े तरीके से सबसे पहले कर सकते हो, जो दिमाग लगा लेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट
वेयर, मैंने कहा जिनकी आईडी मैंने तीन कंडीशन लगाई, तो मैंने कहा मुझे सेलेक्ट करना है अगर आईडी 23 हो, अगर ये हो तो सेलेक्ट हो जाए, या तो और अगर आईडी 234 हो तो सेलेक्ट हो जाए, या आईडी अगर 246 हो तो सेलेक्ट हो जाए। अधिक आ गया होगा सबको समझ। सो देखो उसको आईडी 23 मिली तो सेलेक्ट कर लिया, या आईडी 234 मिली तो सेलेक्ट हो गया, या ये मिली तो सेलेक्ट हो गया। दैट मीन्स ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब मान लो आपको 10 आईडीज बताई हैं और 10 में से ये बताया गया कि 10 में से कोई भी आईडी हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब दिक्कत हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको 10 बार और लगाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर क्या कर सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इन, और इन के अंदर आप अपनी सारी आईडीज बता सकते हो जितनी भी आईडी है, 23, 234, 246 एंटर कर दो तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। बट इसमें फायदा ये है कि आप अपने ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 चीज 4 चीज 5 चीज, और इसमें आपको और लगा के कंडीशंस लिखनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे आपको ज्यादा लिख रहे हो बट ज्यादा कंट्रोल है, यहाँ पे आप कम लिख रहे हो बट कम कंट्रोल है, तो आप ये यूज करो चाहे यूज करो, ऑल्टरनेटिव है। तो आप देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने बिटवीन यूज किया था वो इसका ऑल्टरनेटिव था, और यहाँ पे इन जो यूज किया है हम लोग ने वो इसका ऑल्टरनेटिव है। आई थिंक समझ गए होगे परफेक्टली। चलिए भाई अब ध्यान से देखिए, एक है लिमिट। लिमिट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। सपोज मेरे पास ये सारे स्टूडेंट हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, और मुझे टॉप के 5 स्टूडेंट चाहिए। टॉप के 5 स्टूडेंट चाहिए तो क्या होगा, आप कैसे निकालोगे भाई, टॉप के 5 कितने भी रो हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास 10 हैं 50 हैं 1000 है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कैसे निकालोगे। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक लिमिट कीवर्ड दिया है, लिमिट ऑपरेटर यूज कर सकते हो या लिमिट क्लॉज यूज कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए, आपको लिखना सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट परफेक्ट है, यहाँ पे आप लगा सकते हो लिमिट, और लिमिट लगा सकते हो कितनी 4। तो ये क्या करेगा, टॉप से 4 सेलेक्ट करेगा। देखिए टॉप से 4, इसको ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये और ये, देखो टॉप से 4 सेलेक्ट किया, आ रहा समझ में। तो लिमिट 4 आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसा भी तो कोई पूछ सकता है कि भैया मुझे टॉप से 4 चाहिए तो, बट टॉप से 2 छोड़ के 4 चाहिए, मतलब ये दोनों छोड़ देनी है, फिर आपको 1 2 3 4, या 2 छोड़ के 2 चाहिए, 2 छोड़ देनी है और फिर 2 निकालनी, ये और ये रिजल्ट निकालना। मतलब आपसे कोई डायरेक्ट पूछ सकता है कि भैया आप सारे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो, टॉप के 2 छोड़ के 2 छोड़ दो, क्योंकि 2 का काम हो चुका है, 2 छोड़ के 2 निकाल दो। तो अब देखो क्या करना है, उसके लिए ऑफसेट यूज करना है। तो आप देखोगे यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, लिमिट तो आपको लगानी है 5, या 2 सेलेक्ट करना है तो 2, मतलब 2 ही सेलेक्ट करना है। अब बाद में आप क्या, 2 के बाद आप लिख सकते हो ऑफसेट। तो इसका मतलब होता है 2 सेलेक्ट करना है, 2 छोड़ के अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देखोगे, तो यहाँ पे देखते भाई, यहाँ ऑफसेट शायद लिखना पड़ेगा, देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑफसेट, ठीक है। सो आप देखोगे ऑफसेट मतलब कितने छोड़ने हैं, और लिमिट मतलब कितने सेलेक्ट करने हैं। तो ऑफसेट मतलब 2 छोड़ने थे, तो उसने किसको किसको छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया अंकित और संकेत को छोड़ दिया, 234 246 को सेलेक्ट किया होगा, देखिए 234 246 को सेलेक्ट किया होगा। सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लिमिट मतलब कितने सेलेक्ट करने हैं, ऑफसेट मतलब कितने छोड़ने हैं, ठीक है। ये कहीं मुझे चला था, ध्यान नहीं मुझे कहाँ चला था, लेकिन बहुत बार मैं काम करता हूँ तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग डेटाबेस की थोड़ी थोड़ी क्वेरीज चेंज रहती हैं। जैसे आप एसक्यूएल सर्वर पे काम करोगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ चेंज मिलेगा, बट अगर आप ये देख लोगे वीडियो ना, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि देख लोगे तो भैया नुकसान कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये वाली क्वेरी ध्यान रखनी है, ये वाली, ठीक है। अब ये क्वेरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, आपको ये पूरी चिट, क्योंकि इसका नहीं मेंशन कर पाया तो ये पूरी की पूरी मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे अभी पेस्ट करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर ना विश्वास हो तो मैं दिखा दूँ, बट फिलहाल इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो ऑफसेट और लिमिट भी हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक है ऑर्डर बाय क्लॉज, देखते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे सारे स्टूडेंट तो थे भैया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यूजर पता नहीं क्यों मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर चेंज करना है, मुझे सेलेक्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, आईडी के डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप यहाँ बहुत आसानी से लिख सकते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, और यहाँ आईडी दे सकते हो, तो असेंडिंग ऑर्डर करेगा, और ऑर्डर बाय आईडी DSC दे दोगे तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट कर देगा। आप क्योंकि आपने लिखा ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसने आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट किया। आप नेम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसने ये क्या करेगा, नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट कर देगा। अब डिसेंडिंग कुछ लोग सोचेंगे भैया नेम तो नंबर है ही नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सॉल्व कर देगा, तो गलत बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट कर दिया, डिक्शनरी डिसेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर अगर आपने पता हो तो ये देखो, एस वाले एस से स्टार्ट होने वाला नाम पहले एस यू से, फिर एस ए, फिर आर, फिर आई, ए वाला लास्ट में। अगर आपको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आप ए एस सी भी यूज कर सकते हो असेंडिंग के लिए, या अगर आप कुछ नहीं भी यूज करोगे तब भी वो असेंडिंग ऑर्डर ही बाय डिफॉल्ट ऑर्डर आपको लेगा। तो ऑर्डर बाय भी मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया। ऑर्डर बाय मतलब किस ऑर्डर में आप डेटा सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको लिमिट, कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में कि लिमिट और ऑर्डर बाय को कंबाइन करके, जैसे कोई आपसे पूछ सकता है कि भैया मुझे नीचे से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, नीचे से 2। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, भाई क्या चीज़ है भैया नीचे से 2। तो बेसिकली क्या है, जो आपका डेटा है वो ये है, मैं आपको दिखा दूँ। जो आपका डेटा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, वो आपका डेटा ये है। अब नीचे से 2 चाहिए, मतलब ये दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर लूँगा। देखिए कैसे मैं करूँगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय आईडी डीएससी, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स राम सिंह ऊपर आ गया, ठीक है, राम सिंह ऊपर आ गया और अमन ऊपर आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा लिमिट टू। तो आप देखोगे यहाँ पे राम सिंह पहले सेलेक्ट होगा, उसको नीचे से 2 चाहिए था ना, तो ये चाहिए होगा और ये चाहिए होगा। अब देखो राम सिंह की स्पेलिंग गलत हो गई, तो अब राम सिंह की स्पेलिंग कैसे अपडेट करोगे भैया, आपके पास क्वेरी है तो अपडेट लिख दो, अपडेट स्टूडेंट सेट, क्या करना है, सेट नेम। अब नेम को क्या करना है, राम सिंह। तो अब राम, इस बार स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है, राम सिंह, ठीक है, राम सिंह। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी लगानी है, वेयर मुझे उसी बंदे का डेटा अपडेट करना है जिसकी आईडी क्या है, राम सिंह की आईडी बहुत खतरनाक है, 24234236, कॉमा लगा एंटर कर दो। तो आप देखोगे डेटा चेंज हो गया होगा, ठीक है। मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, देखो राम सिंह। तो इस तरीके से डेटा अपडेट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं। सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, वेयर, एंड, और, नॉट, बिटवीन, इन, लिमिट, ऑर्डर बाय। अब 2 चीज़ें बचती हैं, लाइक एंड फॉरेन की। चले उसको भी देख लेते हैं, लाइक एंड फॉरेन की भी देख लेते हैं, और ज्वाइन को मैं ज्वाइन भी समझा दूंगा आपको। सबसे पहले लाइक ऑपरेटर देखते हैं, ठीक है। अब लाइक ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है, इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बताऊंगा जो आप लाइक ऑपरेटर में यूज करोगे। उसके बाद मैं लाइक ऑपरेटर का क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है। तो चले देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग समझते हैं लाइक ऑपरेटर क्या है। लाइक इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइक आप सर्च वगैरह में यूज़ करते हो, इसीलिए लाइक इंपॉर्टेंट है। अब लाइक इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर सीखते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे लाइक में। तो पहले कैरेक्टर सीखते हैं जिसको हम लोग वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये लाइक के साथ आपको यूज़ करना होगा, ऐसा नहीं कि आप फर्जी यूज़ कर लोगे जब मर्जी हो, तो लाइक के साथ यूज़ करोगे। वो कौन से कैरेक्टर है सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं ग्रीन कलर लेता हूँ या वाइट ले लेता हूँ, ठीक है, वाइट ले लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से, ठीक है। इस वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है, जब भी आपको परसेंटेज यूज़ करना होगा तो इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब होता है 0, या तो 0 कैरेक्टर की बात हो रही है, या तो 2 कैरेक्टर की बात हो रही है, या 0 या 1 कैरेक्टर की बात हो रही है, या फिर मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो मतलब कैरेक्टर मतलब कोई नंबर वगैरह या स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है। बट परसेंटेज मतलब 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर, मतलब 0 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स। मतलब अगर ए भी लिखा है तो ये भी आ जाएगा परसेंटेज में, ए लिखा है तो ये भी आ जाएगा परसेंटेज में, और मतलब कुछ भी लिखा है ऐसे ए बी सी डी ई, तो ये कुछ इधर आगे कुछ भी आ जाएगा। तो मतलब ए से स्टार्ट होने वाले कैरेक्टर्स अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ए एंड परसेंटेज, तो ये आएगा, मतलब ए से शुरू होने, ए तो आएगा क्योंकि आपने फिक्स कर दिया, और परसेंटेज मतलब इसके आगे एक 0 भी कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब ए भी इंक्लूड हो जाएगा, या यहाँ पे बी भी हो सकता है। 0 के बाद 1 कैरेक्टर भी हो सकते थे परसेंटेज के जगह पे, और 0 के बाद यहाँ पे मतलब परसेंटेज की जगह पे 1 भी कैरेक्टर हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी ए के बाद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो परसेंटेज का मतलब आई थिंक समझ में आ गया। परसेंटेज सिंपली मीन्स 1, 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स, या अगर आप ध्यान दो तो ये बेसिकली मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात हो रही है। बस याद रखिएगा मल्टीपल मीन्स 0 भी उसमें हो सकता है, मतलब कुछ नहीं हुआ तब भी परसेंटेज काम कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक और कैरेक्टर जो यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब नीचे वाला अंडरस्कोर है, जैसे अगर आपने ये लिखा
तो ए के नीचे लगेगा अंडरस्कोर, ये डैश नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अंडरस्कोर मतलब सिंपली अंडरस्कोर रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर। अब एक अंडरस्कोर जहाँ लगा इसका मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे या तो ये आएगा या बी आएगा यहाँ, ठीक है, या सी आएगा यहाँ या डी आएगा यहाँ, या यहाँ पे 1 भी आ सकता है या यहाँ पे जेड भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कुछ भी आएगा बट ओनली सिंगल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। अब दो वाइल्ड कार्ड यही ज़्यादा यूज होते हैं, बस याद रखिएगा, अंडरस्कोर मतलब सिंगल कैरेक्टर। अब देखो एक डेटाबेस है जिसका नाम है MS एक्सेस, ठीक है। अब उसमें हल्का सा क्वेरी अलग होगी तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे MS एक्सेस में क्या होता है, परसेंटेज की जगह पे एस्ट्रिक यूज होता है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप ध्यान से देखिए। चलिए अब आ जाते हैं कोड पे और समझते हैं कि भैया ये लाइक ऑपरेटर के साथ कैसे यूज होगा। उससे पहले मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज मीन्स 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स, 0 1 या 1 से ज़्यादा कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर सिंपली में सिंगल कैरेक्टर। हम आ जाओ देखते हैं, अपने यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने का मतलब क्या है, सिंपली ध्यान से देखिए, मेरे पास जो डेटा है वो कुछ इतना डेटा है, ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डेटा नहीं, बट इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब लाइक मतलब होता है कुछ पैटर्न ढूंढना है। जैसे मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। अब ए से स्टार्ट होता है मतलब मैंने क्या बोल दिया, आपको सर्च करना है लाइक वाइज, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले सारे, तो पैटर्न ढूंढा जा रहा है। अब यहाँ पे लाइक ऑपरेटर लगेगा, मतलब ए से शुरू होने वाले सारे नाम हमें चाहिए। आप ध्यान से देखो, ए से शुरू होने वाले, तो आपको दिमाग में तुरंत सोचना है कि ए से शुरू होने वाले मैं बोला हूँ, इसका मतलब ए तो फिक्स आएगा, तो एक करेक्टर आएगा। तो अब देखिए कैसे करना है, आपको कैसे बनाना है। तो आप देखिए सेलेक्ट सारा कॉलम चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट से, वेयर किस पे लगा है, नेम पे लगा है, क्योंकि नाम आप देख रहे हो ए से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप देखिए वेयर नेम लाइक लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको पैटर्न की स्ट्रिंग बतानी है। पैटर्न की स्ट्रिंग मीन्स ध्यान से देखिए, मतलब ए से शुरू आने वाले, तो ए तो होगा ही होगा। अब ए से शुरू होने वाले का मतलब ए होगा, और उसके बाद तो आपको कुछ पता नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ऐसा भी नाम हो सकता है जिसका एक ही कैरेक्टर हो, मतलब इसके बाद 0 भी हो 1 भी हो, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं है। सो आई कैन यूज परसेंटेज यहाँ पे और एंटर करूंगा, तो आप देखोगे ए से शुरू होने वाले कैरेक्टर्स कितने, नाम कितने, अंकित एंड अमन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का क्या यूज है। इसी तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यार मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनकी सिटी के सेकेंड लेटर में यू आता है। सेकेंड लेटर में क्या आ रहा, यू आता हो। अब कठिन हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, बट एक्चुअली में यही इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मुझे वो सारे नाम सेलेक्ट करने हैं जिनके सिटी के सेकेंड लेटर में क्या आ रहा हो, यू आ रहा हो। तो अब देखिए लाइक यूज होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी लाइक। अब आपको पैटर्न यहाँ बनाना है, अब आप बना के बताइए। वीडियो पॉज कर दिए, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कैसे बनाएंगे। फिर से क्वेश्चन सुनिए, मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनके सिटी के सेकंड लेटर में यू आता हो। तो पहला लेटर तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि पहला लेटर एक ही होगा, फर्स्ट लेटर है तो एक ही लेटर है, सो आई कैन यूज अंडरस्कोर, परफेक्ट है। अब दूसरा तो पता है यू, दूसरा तो यू पता है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं पता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सो आई कैन राइट परसेंटेज, परफेक्ट है। तो फर्स्ट लेटर एनीथिंग, जेड भी हो सकता है, ए बी सी डी एफ कुछ भी हो सकता है, यू तो फिक्स है सेकंड लेटर पे, एंड देन उसके बाद कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे वो सारे सिटी स्टूडेंट आ जाएंगे जिनके सिटी के सेकंड लेटर में यू है। इसी तरह आप सेकंड लास्ट भी चेक कर सकते हो। सेकंड लास्ट जैसे निकालना है, सब कुछ रखो सेकंड लास्ट मीन्स कि भैया पहले तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन लास्ट आपको यू, लास्ट आपको ओ पता है, एंड सेकंड लास्ट ओ पता है, एंड उसके बाद तो आपको कुछ नहीं पता। तो आप ये देखो अब होगा क्या, अब लास्ट देखो, लास्ट वाला तो आपको पता नहीं, लेकिन ये पता है एक कैरेक्टर होगा लास्ट में, उससे पहले ओ फिक्स है। तो अब लास्ट वाला नहीं, बट हाँ सेकंड लास्ट में ओ आ रहा होगा, तो ये निकाल लेगा, देखना, देखिए उसने सारे ओ वाले। सो आई थिंक लाइक ऑपरेटर यूज़ कर लिया। अब इतना डीप में नहीं जाएंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह इंडिया पूछ सकता है, या फिर आप नाम पूछ सकता है कि भैया ऐसे सारे नाम चाहिए जो एस से स्टार्ट हो रहे हो, ऐसा नाम चाहिए जैसे टी से खत्म हो रहे हो, ठीक है, ऐसा करके पूछ सकता है क्वेश्चन। सो आई थिंक ये चीज़ भी हो गई हमारी। अच्छा, कुछ फंक्शंस हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं अगर डेटा देखता हूँ तो मेरे पास क्या डेटा है,
यहाँ पे स्टूडेंट के पास डेटा क्या है, देखो स्टूडेंट के पास है यहाँ पे आईडी है। आईडी को थोड़ी देर के लिए मान लो इसको सैलरी है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ कुछ फंक्शन जो हमको मिले हुए हैं। अब जैसे ये सैलरी है तो मुझे टोटल कैलकुलेट करना है कि भैया टोटल हमारे पास कितनी सैलरी बनती है। तो अब आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग बैठेंगे कलम पेन लेके 23 24 सब जोड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास एक सम फंक्शन है, आपको लिखना है सेलेक्ट और आपको फंक्शन का यूज़ करना है। ये स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फंक्शन में आपको अपनी सैलरी का कॉलम पास करना है। तो अभी तक हम लोग क्या अज्यूम कर रहे थे, आईडी सैलरी एंड फ्रॉम स्टूडेंट से, परफेक्ट है। ये आपकी टोटल सैलरी है। तो सम ने क्या किया, टोटल सैलरी आपको बता दी। अब एलियास यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि मुझे सेलेक्ट करना था एज, और ब्रैकेट में आप लिख दो टोटल सैलरी। तो मैंने कहा टोटल सैलरी, एंटर कर दो, तो आप देखोगे टोटल सैलरी आ गई, परफेक्ट है। इसी तरह आपको एवरेज सेलेक्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट ABG एवरेज, और आपको आईडी सैलरी वाला कॉलम ले देना है फ्रॉम स्टूडेंट। ये एवरेज सेलेक्ट कर देगा। एवरेज का मतलब ये सबको जोड़ेगा और जितने हैं उनसे डिवाइड भी कर देगा, ठीक है। इसी तरह कितने रोज हैं ये भी काउंट करा सकते हो। तो आप देखो काउंट वाला फंक्शन यूज़ कर लो, काउंट फंक्शन। तो मैंने कहा चलो भैया एस्ट्रिक, काउंट एस्ट्रिक कर दो, चाहे आईडी को भी काउंट कर लो, फ्रॉम स्टूडेंट 6 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, देखो गिन लो 6 रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको आप देख सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो। जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया कि भैया वो कौन सा बंदा है जिसकी मिनिमम सैलरी है, या मिनिमम सबसे कम सैलरी वाला बंदा, उसका नाम क्या है। तो आप देखो सबसे पहले आपको मिनिमम निकालना चाहिए। तो आप मिनिमम निकालोगे कैसे, सेलेक्ट मिन एक फंक्शन है और सैलरी वाला कॉलम दे दो, फ्रॉम स्टूडेंट दे दो, ठीक है। सो ये क्या करेगा, स्टूडेंट से मिनिमम सैलरी वाली 23 वाला बंदा निकाल देगा। लेकिन यहाँ तो आईडी आई, तो आप ये क्वेरी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए नाम, मैंने कहा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। दैट मीन्स हमें नाम सेलेक्ट करना स्टूडेंट से, बट ये क्या करेगा, सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर देगा। लेकिन मुझे तो सबसे कम वाला चाहिए, तो मैं लिखूंगा वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें सबसे कम वाली वैल्यू लानी है। तो मैं क्या करूँगा, ये सैलरी ये वाली क्वेरी लिख दूँ तो सबसे कम वाली वैल्यू आ जाएगी। तो परफेक्ट, मैं यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी यूज़ कर लूँगा, सेलेक्ट मेन आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। अब क्या हुआ, आई थिंक समझ गए होगे। ये बेसिकली क्वेरी दे देगी आपको मिनिमम सैलरी 23, तो ये 23 वाले कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये नाम जो मिलेगा वो 23 वाली आईडी वाले बंदा मिल जाएगा। तो अंकित की सबसे कम सैलरी है। इस तरह अगर सबसे ज़्यादा सैलरी वाले बंदा निकालना है तो आप यहाँ पे मैक्स यूज़ कर सकते हो। आई थिंक समझ रहे हो, राम सिंह जो है उसकी सबसे मैक्सिमम सैलरी आप देख भी सकते हो। राम सिंह सबसे मैक्सिमम 23 अंकित की थी। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी आप लगा सकते हो। चलिए भाई, ये बहुत कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब लास्ट चीज़ मैं आपको बताना सिखाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की एंड ज्वाइंस। तो इस वीडियो का लास्ट चीज़ हम लोग सीख लेते हैं फॉरेन की एंड ज्वाइन। तो फॉरेन की एंड ज्वाइन सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अपने बोर्ड पे, यहाँ पे सीखेंगे, देन हम लोग उसको क्रिएट करेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे, देन हम उसको क्रिएट करेंगे एंड देन हम उसको अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं फॉरेन की एंड ज्वाइंस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ समझना, मतलब बहुत लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फॉरेन की और ज्वाइंस क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल है, एक स्टूडेंट का समझ लो या यूज़र का, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर है मेरे पास, और एक टेबल में इन्फॉर्मेशन। इस बार मैंने 2 मतलब है तो एक ही यूज़र की इन्फॉर्मेशन, एक ही बंदे की इन्फॉर्मेशन है, बट इन्फॉर्मेशन मैंने एक टेबल में नहीं की स्टोर, अलग अलग टेबल में स्टोर की है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें उसका नाम स्टोर है, सिटी स्टोर है एंड कंट्री स्टोर है, और किसके पास कौन सा लैपटॉप है वो मैंने दूसरी टेबल में रखा है। तो ये बेसिकली लैपटॉप की टेबल है, ये बेसिकली लैपटॉप की टेबल है, और ये बेसिकली हमारे स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है। तो मैंने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब अलग अलग टेबल्स में रख दिए। एक ही टेबल, एक ही स्टूडेंट के डेटा को अलग अलग रख दिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉरेन की तुरंत स्टार्ट कर देते हैं और ज्वाइन स्टूडेंट्स। पहले समझना है कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपका डेटा अक्रॉस मल्टीपल टेबल में रखा हो, जैसे यहाँ पे मैंने रखा हुआ मल्टीपल टेबल में डेटा रखा है, एक में स्टूडेंट का नाम सिटी एंड कंट्री है और दूसरे में मॉडल है। सो अब आप कैसे पता लगाओगे कि किस स्टूडेंट का कौन सा लैपटॉप है। तो उसके लिए बेसिकली फॉरेन की यूज़ होती है। बेसिकली क्या यूज़ होती है, फॉरेन की यूज़ होती है, और ये बेसिकली होती है 2 टेबल को इंटरकनेक्ट करने के लिए, या 2 टेबल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगी हमारी क्या, फॉरेन की। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। कनेक्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। तो 2 की मेनली होती है, इसको हमने प्राइमरी की बना के रखा है, प्राइमरी
की, इसको मैंने प्राइमरी की बना के रखा है, और इस वाले टेबल में लैपटॉप की आईडी इज अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का तो मतलब सब लोग समझ ही रहे होंगे। प्राइमरी की बेसिकली मतलब प्राइमरी की, पहले लिख देता हूँ, प्राइमरी वाई है एंड देन की है। तो प्राइमरी की मतलब कभी भी जितने भी स्टूडेंट आएंगे कभी भी डुप्लीकेट आईडीज नहीं होंगी। बेसिकली प्राइमरी की आपके स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी या यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी, ठीक है। अब फॉरेन की मतलब हाउ कैन वी कनेक्ट दीज टू टेबल। तो आप बेसिकली आप खुद सोचिए, सपोज आपके पास दो स्टूडेंट है, दुर्गेश है और वंदना है, और यहाँ पे दो लैपटॉप है। अब आप कैसे असाइन करोगे कि ये जो लैपटॉप है एचपी का वो दुर्गेश का है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आईडी है ना, दुर्गेश की आईडी यूनिक है, तो ये आईडी उठा के हम इस कॉलम में डाल देंगे। और अगर मुझे डेल ये बताना है कि डेल जो लैपटॉप है वंदना का है, तो यहाँ पे हम 15 डाल देंगे। बस हमें पता चल गया ना कि भैया 12 आईडी वाला, 12 जिसकी आईडी उसका एचपी वाला है, 15 जिसकी आईडी उसका डेल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इस वाले की को, आईडी को इस वाले कॉलम में स्टोर कर देंगे। किस वाले कॉलम में स्टोर कर देंगे, इस वाले कॉलम में, यहाँ पे स्टोर कर देंगे। सो दिस इज योर बेसिकली फॉरेन की कॉलम। इस कॉलम का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप रख सकते हो यू आई डी, दैट मीन्स यूजर की आईडी या स्टूडेंट आईडी, लेकिन ये जो कॉलम बनेगा वो हमारा फॉरेन की बनेगा। फॉरेन की मतलब ये दूसरे इस वाले टेबल का प्राइमरी की है, जो कि यहाँ पे फॉरेन की का काम कर रहा है। अब फॉरेन की मतलब कुछ कंस्ट्रेंट आप रख सकते हो, जैसे फॉरेन की मतलब, अब फॉरेन की बनाने का फायदा ये होगा कि सपोज आपने डेल का स्टूडेंट एक और यहाँ पे लेनेवो का ऐड किया, लेनेवो ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपने 20 रख दिया, तो ये एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 20 वाला तो कोई बंदा ही नहीं यहाँ पे, तो किसका लैपटॉप है भैया वो? तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो 12 दो या 15 दो। तो बेसिकली हम यहाँ 15 दे सकते हैं कि ये भी लैपटॉप जो है वो वंदना का है। सो आपको आ गया समझ में। तो बेसिकली आप फॉरेन की यूज़ करते हो दूसरे टेबल का प्राइमरी की, यहाँ पे फॉरेन की का काम करता है, और ये बेसिकली दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब आपको कुछ चीज़ें और ध्यान से देखनी है। कनेक्ट, एक बार टेबल कनेक्ट हो गई, अब डेटा सपोज आपको सेलेक्ट करना है। अब डेटा सेलेक्ट करना है तो डेटा सेलेक्ट कैसे करोगे? देखो, डेटा सेलेक्ट क्या करना है कि मुझे अब निकालने हैं, देखो मुझे निकालने हैं क्या, मुझे निकालने हैं कि भैया लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप किसके पास है, दुर्गेश के पास कौन सा लैपटॉप है, उसको भी प्रिंट करना है। तो बेसिकली अब मुझे डेटा जो सेलेक्ट करना है वो दोनों टेबल से सेलेक्ट करना है, इससे भी सेलेक्ट करना है, इससे भी सेलेक्ट करना है। तो अब हम दोनों टेबल को ज्वाइन करके डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं ज्वाइन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ज्वाइन। अब ज्वाइन कई तरीके होते हैं, आप देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपल एक इक्वी ज्वाइन होता है। इक्वी ज्वाइन कैसे करते हैं ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, या इनर ज्वाइन भी बोल सकते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ऐसा करके बहुत सारा होता है, आप इसको एक्सप्लोर करिएगा। तो मैं यहाँ पे फॉरेन की बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। फॉरेन की कैसे बनाते हैं देखते जाइए। तो हम लोग आ जाते हैं, देखिए ये वाली टेबल तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ पे अपने SQL माई SQL वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे हमारे पास देखो टेबल कितनी है, 100 टेबल्स, ठीक है। हमारे पास टेबल एक स्टूडेंट बनी हुई है, इसके अंदर आप डेटा भी देख लो कौन कौन सा है, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। सो आपको डेटा भी दिख गया, ठीक है। अब मुझे एक लैपटॉप की टेबल बनानी है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। आप लिखोगे क्रिएट टेबल, नाम देते हैं लैपटॉप्स, और यहाँ पे आपको कॉलम्स बताने हैं, तो एक LID देते हैं, ये बेसिकली प्राइमरी की होगी, इंटीजर लिख देते हैं प्राइमरी की, ठीक है, कॉमा लगा के L मॉडल लिख देते हैं, L का मॉडल हो गया, ठीक है, जो कि वेर कैर होगा, और रख देते हैं 200, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टूडेंट की आईडी एज अ फॉरेन की। तो बेसिकली आप देखते जाओ क्या करना है, ठीक है, फॉरेन की हो गया। अच्छा आईडी है तो इंटीजर देना होगा, कॉमा, आप कॉमा मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आपने यहाँ पे देखो इंटीजर के बाद प्राइमरी की बनाई है, वैसे ही आप यहाँ पे फॉरेन की बनाओगे। तो आपको क्या लिखना है ध्यान से देखिए, आपको लिखना है फॉरेन की, तो हम लिखेंगे FOR, स्पेलिंग में ध्यान से दिखेगा, EIGN, फॉरेन स्पेस की। और हम लोग यहाँ पे, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या एक तरीका और है, आप क्या कर दो, यहाँ पे आप कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, कैसे, आप सिंपली यहाँ पे लिखो फॉरेन की। अब आप इस टेबल, इस वाली टेबल जो आप बना रहे हो उसका कॉलम बताओ कि किस कॉलम को आप बनाना चाहते हो। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट आईडी को मैं बनाना चाह रहा हूँ, क्या, फॉरेन की, इस वाले कॉलम को मैं फॉरेन की बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने साइज इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप इंटीजर के केस में छोड़ सकते हो, 11 हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ मुझे दे दिया, फिर आप ब्रैकेट के बाहर आओ और यहाँ पे आपको लिखना है रेफरेंसेस में आपको किस टेबल से ज्वाइन करना है। तो मुझे स्टूडेंट टेबल से ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की, तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा, बेसिकली यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। सो आप देखोगे आपकी टेबल बन जाएगी, परफेक्ट है। अब टेबल बन जाएगी, तो टेबल में आप देख सकते हो डिस्क्राइब,
पहले एसओ टेबल्स चलाओ। चलो भाई एसओ टेबल्स चला दिया। देखो लैपटॉप स्टूडेंट, लैपटॉप को डिस्क्राइब कर दो या स्टूडेंट को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं? स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर देते हैं एंड डिस्क्राइब कर देते हैं अपने लैपटॉप्स, टिकटॉक नहीं लैपटॉप्स, ठीक है। सो आप देखोगे लैपटॉप की आईडी है, मॉडल है, स्टूडेंट आईडी, ये आपकी प्राइमरी की देखिए MUL है ना, MUL मीन्स ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। चलो भैया ये कनेक्टेड है कहाँ से? इस टेबल की इस आईडी से कनेक्टेड है। चलो डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा इंसर्ट कैसे करते थे? इंसर्ट इनटू लैपटॉप्स, और बेसिकली आपको 3 चीज़ पास करनी है। देखो वैल्यूज पास कर दें 3 चीज़, एक लैपटॉप की आईडी कुछ भी दे दो आप, कॉमा लैपटॉप का मॉडल तुमने दिया HP, मॉडल आप देख लेना, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी पास करनी, तो मैं ऐसी आईडी दे दूंगा जो स्टूडेंट नहीं होगा, तो एंटर करूंगा तो देखो एरर आ जाएगी कि भैया ऐसा तो स्टूडेंट है ही नहीं, तो लैपटॉप किसका होगा फिर? ये होता है फॉरेन की का कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भैया हम दे दें 23 अंकित को एक लैपटॉप, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं और जहाँ स्टूडेंट आईडी पास करनी थी फॉरेन की, वहाँ पे हम 23 पास कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो आपके पास देखोगे एक लैपटॉप्स में एक डेटा आ चुका है फ्रॉम लैपटॉप्स एंटर, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन की। कैसे हम लोग ने फॉरेन की बनाया? यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको लिख दिया है, इसको मैं आपको इसमें कॉपी कर दूंगा इस वाले में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलो तो यहाँ पे देखो एक HP लैपटॉप आ गया, 23 वाले का है, 23 वाले का मतलब 23 वाले यूजर का है, मुझे नहीं पता कौन सा 23 वाला है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक बंदा और एक लैपटॉप और डाल देते हैं जिसको हम दे देते हैं 2324 और यहाँ पे देते हैं डेल। तो देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अच्छा ये डुप्लीकेट हो गई एंट्री, तो ये प्राइमरी की थी तो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। सो आप देखोगे एक बंदा और आ गया है मेरे पास, डेल, जो 24 का। चलो भैया अब ध्यान से देखिए, अब आप ज्वाइन लगाओगे मतलब 2 टेबल को ज्वाइन करके डेटा निकालोगे। सपोज आपको निकालना है कि किसके पास लैपटॉप है, तो आप क्या करोगे, या आप ऐसे निकालोगे कि भैया दुर्गेश के पास कितने लैपटॉप है। तो आपके पास जो ये टेबल है ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट, तो मेरा नाम इसमें है देखो, या अंकित के पास कितने लैपटॉप है देखने, या अंकित के लैपटॉप भी देखने। सो आप क्या करोगे, देखो ज्वाइन लगाने जा रहे हैं। ज्वाइन बस मैं एक ही बताऊंगा, ज़्यादा इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आप लिखोगे सेलेक्ट, फिर लिखोगे मुझे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले 2 टेबल है तो आप टेबल के साथ कॉलम बताओगे। स्टूडेंट टेबल से मुझे चाहिए नेम, कॉमा, स्टूडेंट टेबल से चाहिए मुझे सिटी, बस सिटी, एंड मुझे चाहिए लैपटॉप्स टेबल से मॉडल चाहिए, L मॉडल चाहिए। एक बार नाम देख लेते हैं हम लोग, L मॉडल चाहिए, लैपटॉप्स टेबल से L मॉडल चाहिए। फ्रॉम कहाँ से चाहिए? मुझे चाहिए फ्रॉम, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल से चाहिए, कॉमा, लैपटॉप्स टेबल से चाहिए वेयर, ठीक है, वेयर। आप ऐसे भी लगा सकते हो, इनर ज्वाइन वगैरह लगा सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इनर ज्वाइन यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल ज्वाइन यूज़ कर सकते हो, बस आप देखते जाइए, ठीक है, आप देखते जाइए, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप पहले इक्वी ज्वाइन लगा सकते हो विदाउट ज्वाइन कीवर्ड यूज़ करके। तो आप वेयर कंडीशन लगाओ, वेयर, अगर उन्हीं टेबल को आप सेलेक्ट करिएगा, स्टूडेंट डॉट ID अगर मैच करेगी आपके लैपटॉप्स डॉट स्टूडेंट ID से, तो ये बेसिकली फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, यही ज्वाइन करेगा। मतलब हम मैच करवाएंगे इस ID को, इस स्टूडेंट ID को आपके इस स्टूडेंट ID से, तभी तो भैया वो निकलेगा। सपोज 23 मैच करेगा किससे? इससे नहीं, 23 को इससे मैच कराएंगे, ये स्टूडेंट टेबल है ना, तो इसको इससे मैच कराएंगे। अगर 23 मैच कर गया इससे, तभी तो वो स्टूडेंट का लैपटॉप माना जाएगा। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं 23 24 से मैच नहीं करेगा तो डेल निकल आएगा। जब मान लो अंकित का डेटा है, अंकित का ID है, तो अभी ये 23 इससे मैच करनी चाहिए, तभी तो वो HP अंकित का होगा। तो अगर ये इससे मैच करेगा तभी मैंने सेलेक्ट किया। देखो स्टूडेंट की ID और लैपटॉप की स्टूडेंट ID मैच करेगी तभी मैं यहाँ पे निकालूंगा डेटा। तो आप देखना मैंने निकाला, तो देखो अंकित के पास एक लैपटॉप है HP का और संकेत के पास एक लैपटॉप है डेल का, तो इसको बोलते हैं ज्वाइन। अच्छा आप और भी कंडीशंस यहाँ पे बता सकते हो, जैसे आपको सिर्फ अंकित का चाहिए था तो आप एंड लगा के यहाँ पे लिख दो कि भैया स्टूडेंट डॉट यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम होना चाहिए जो अंकित होना चाहिए, तो यहाँ अंकित का ही आएगा, ठीक है। देखो अंकित का ही आया HP, एक HP का लैपटॉप उसके पास, एक और अंकित का होता तो नीचे वाली रो भी आ जाती, तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा जहाँ जहाँ मैंने नेम यूज़ किया वहाँ आप एलियाज यूज़ कर सकते हो, जैसे एलियाज दे सकते हो आप, उसको देख लीजिएगा। अच्छा एक इनर, यही रिजल्ट आप इनर ज्वाइन से भी पा सकते हो। इनर ज्वाइन से कैसे पाते हैं यही रिजल्ट देखते जाइए, ठीक है। इनर ज्वाइन एग्जैक्टली यही काम इनर ज्वाइन से कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको वही चीज़ बतानी है, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट
नेम, बस 2 ही कॉलम मैं लूँगा, और एक लूँगा लैपटॉप्स डॉट एल मॉडल, ठीक है। अब देखो एल मॉडल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इनर ज्वाइन किस टेबल से ज्वाइन करना मुझे, लैपटॉप्स टेबल से। ऑन कंडीशन क्या है, किस पे है, स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू अपने लैपटॉप्स डॉट स्टूडेंट आईडी से, और कॉमा मार दिया। तो आप देखोगे वही चीज़ आ गई, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। तो आप चाहे ये यूज़ करो चाहे यूज़ करो, बस लिखने का तरीका बदल गया। सो आई थिंक इस वीडियो में बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने आपको चीज़ें कवर कर दी, इतनी सारी क्वेरीज कवर कर दी। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा, सेलेक्ट कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे आके आपको मैं नोट्स के रूप में, चिट के रूप में ये प्रोवाइड कर दूँगा। सो आप देखोगे पूरा का पूरा यहाँ पे है जो मैंने एक वीडियो पढ़ाया, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी मैंने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी। अब आपका क्या काम है कि आप ये मैं दे दूंगा, आप ईमेल आईडी कमेंट कर दीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं जावा पाइथन वगैरह पे भी वीडियो लाने वाला हूँ, सिंगल वीडियो जिसमें मैं सारी चीज़ समझाने वाला हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि भैया ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये MySQL है वो सबके लिए ज़रूरी है, वो पाइथन डेवलपर के लिए भी ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, PHP डेवलपर, जावा डेवलपर सबके लिए ज़रूरी है। और मेरे चैनल पे तो बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे मैं MySQL यूज़ करता हूँ, सो ये ज़रूरी है। चलिए आप सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, और बाकी जो भी सजेशन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ये नोट्स अगर लेना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कोर्स में जिसमें हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ बात करेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए भाई, क्या कर रहे हो आप लोग बैठे हो। चलो बाय बाय।